स्टूडेंट्स, माय नेम इज सारिक हुसैन। आज हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री का ANTS का वीडियो सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। हम लोग सबसे पहले देखें अगर क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 में अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि द लीस्ट एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा है। तो अगर आपसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है तो मोस्ट स्टेबल कौन होता है? सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखते हैं, राइट। जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखेंगे तो किसमें? 1 में, इसलिए 1 जो है आपका वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो चलिए 1 तो पता चल गया कि ये मोस्ट स्टेबल कौन है, 1 होगा, है ना। और 1 आपके पास मोस्ट स्टेबल में एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है और वो है ऑप्शन नंबर डी में, है ना। क्या पूछा है? लीस्ट एंड मोस्ट स्टेबल। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आपको गड़बड़ हो सकता है, पहले पूछा है लीस्ट, बाद में पूछा है मोस्ट। तो ये जो 1 है ये कैसा है? मोस्ट स्टेबल है। ये जो है अपना ये कैसा है? मोस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल ढूंढ लेते हैं हम लोग, है ना। हम लोग क्या ढूंढ लेते हैं अब? लीस्ट स्टेबल ढूंढ लेते हैं कि लीस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा। तो आपके पास इसमें भी 2 पाई बॉन्ड, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। दोनों में सब में 2-2 पाई बॉन्ड्स हैं। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग चार्ज। क्या देखते हैं? चार्ज, जिसमें अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं? पास होते हैं। उसके पास होंगे तो क्या होंगे? उसमें स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। लेकिन अपोजिट चार्जेस अगर दूर होंगे तो क्या होगी? इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन अगर सेम चार्ज होते हैं तो उसको दूर रखते हैं। सेम चार्ज पास होने से क्या होता है? वहाँ रिपल्शन होगा, रिपल्शन एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो ऐसे वाले अपने को 2 दिखते हैं, एक 2 नंबर और एक 4 नंबर। अब 2 और 4 में देखेंगे तो बोलेंगे सर सब कुछ तो सेम ही लग रहा है इसमें, फिर इसमें डिफरेंस कैसा है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर प्लस है। आप ये वाले स्ट्रक्चर पे देखो, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड O है और इस पे क्या है? प्लस है, ठीक है, और इस पे माइनस। तो ये जो प्लस है यहाँ से देखो, इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव। तो ये क्या होगा? ये जो बॉन्ड अगर टूटेगा भी, मान लो इस पे माइनस, इस पे प्लस, तो ये यहाँ पर रिपल्शन क्या होगा? ज़्यादा। तो ये स्टेबलाइज नहीं है, जबकि ये माइनस किस में जाएगा? रेजोनेंस में। लेकिन ये प्लस रेजोनेंस में नहीं जा सकता है। लेकिन भाई अगर आप ऑप्शन नंबर 4 में देखोगे तो 4 के केस में आप अगर देखते हो तो ये प्लस इधर रेजोनेंस में चला जाएगा, प्लस सिंगल डबल, और ये माइनस इधर रेजोनेंस में चला जाएगा, माइनस सिंगल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, क्योंकि इस पे डेल नेगेटिव और इस पे डेल पॉजिटिव, यानी कि ये स्टेबलाइज है इससे ज़्यादा। तो आप क्या बोलोगे? सर ये सबसे कम स्टेबल है। तो सबसे लीस्ट स्टेबल जो है वो कौन हो जाएगा? जिसमें यहाँ प्लस और माइनस है, जिसमें 2 है। तो आपसे पूछा है लीस्ट स्टेबल कौन है, तो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा 2 वाला। तो आपसे पूछा है पहले लीस्ट और फिर मोस्ट, तो लीस्ट है 2, मोस्ट है 1, तो 2 और 1 वाला ऑप्शन ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 47। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 47 में देखोगे तो इसमें मैच द कॉलम है। आपसे पूछा है कार्बीन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल एंड कार्बिनाइन, है ना। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। आपके पास है कार्बीन। तो अगर आप कार्बीन की बात करोगे तो कार्बीन कैसा दिखता है? आपको पता है कार्बीन इस तरीके से दिखता है। और ये जो कार्बीन है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? आप देखो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो क्या होगा? सेक्सटेट होगा। और इसमें कितने बाइवेलेंट होते हैं? देखो एक ये, एक ये, तो कैसा होगा? ये आपके पास बाइवेलेंट हो जाएगा। तो सेक्सटेट एंड बाइवेलेंट आपके पास जो है वो कार्बीन हो जाएगा, यानी ए जो है, ए का मैच द कॉलम क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, राइट। देन आपके पास कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा? CH3+। तो CH3+ आपके पास कैसा हो जाएगा? ये आपके पास कुछ इस तरीके से दिखता है, CH3+। तो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 2 4 तो 6। और ये कैसा है? ट्राइवेलेंट है। तो ये सेक्सटेट और ट्राइवेलेंट है, यानी कि आपके पास बी जो है, बी का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राइट। सेक्सटेट एंड ट्राइवेलेंट। तो ए का बी और बी का डी, ए का बी और बी का डी, तो ए का बी और बी का डी, ये ऑप्शन दिख रहा है अपने को, ए का बी और बी का डी। तो आंसर तो डी ऐसे ही दिख रहा है। लेकिन बाकी भी हम देख लेते हैं। जैसे फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल जो है CH3 का फ्री रेडिकल आपके पास कैसा दिखता है? तो आप बोलोगे सर CH3 का फ्री रेडिकल इस तरह से दिखेगा। तो बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? तो 6 और 1 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, यानी कैसा है? आपके पास सेप्टेट है और ट्राइवेलेंट है। तो सेप्टेट और ट्राइवेलेंट कौन हो जाएगा? बताओ सी। तो सी का क्या हो जाएगा? आपके पास सी हो जाएगा। तो सी का सी, देखो आंसर मैच कर रहा है। और डी का ए हो जाएगा कार्बिनाइन। कार्बिनाइन में क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और आपके पास CH3- आप ले लो तो क्या हो जाएगा? CH3-, या मैं देख के दिखा देता हूँ आपको। आप अगर CH3- ले लो तो CH3- में क्या हो जाएगा? इस तरीके से होता है, ये माइनस, ये H, ये H और ये H। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। और कैसा है? ट्राइवेलेंट है। तो ऑक्टेट है इसके पास और ट्राइवेलेंट है। तो ऑक्टेट एंड ट्राइवेलेंट क्या हो जाएगा? डी का ए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना, कि आपके पास ऑप्शन निकल के आ जाएगा 47 का डी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 में अगर आप देखोगे तो आपसे पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर पूछा है। तो आप देखोगे सबसे पहले क्या है यहाँ पर? अल्केन, एल्कीन और अल्काइन है। तो अल्काइन कैसा है? sp, ये जो हाइड्रोजन ये कैसे जुड़ा हुआ है? sp से। ये किससे जुड़ा हुआ है? sp2 से। और ये किससे जुड़ा है? sp3 से। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होगी? sp की। तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था, तो ये सबसे कम दिया हुआ है, मतलब ये गलत है।
फिर दिया है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल के केस में जब आप क्या करोगे, CH3 CH2 H+ निकल गया तो इस पे माइनस आएगा, देन CH3 CH CH3 और इस पे O पे माइनस आया, एंड देन यहाँ पर हो जाएगा CH3 C CH3 CH3 और O पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो इसमें कितने डोनर ग्रुप लगे हैं, 1, इसमें कितने लगे हैं, 2, इसमें कितने लगे हैं, 3। तो आप क्या बोलोगे, इसमें सबसे ज़्यादा डोनेट कर रहा है, और डोनेट करेगा तो इस माइनस की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए थे, यहाँ कैसे डोनेटिंग। तो सबसे कम एसिडिक कौन होगा, 3 डिग्री, और सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो यही आपका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाना चाहिए। लेकिन मैं बाकी भी आपको कंपैरिजन बता देता हूँ कि बाकी में क्या है। तो बाकी में अगर आप देखोगे तो आप देखोगे पहले वाले में जो है वो फ्लोरीन है, CH2 है और COH है, यानी COO माइनस है। तो आप देखो इसमें एक फ्लोरीन खींच रहा है ना। दूसरे वाले में क्या है आपके पास, F2CH है और COO माइनस है। तो इसमें कितने फ्लोरीन खींचेंगे, 2 फ्लोरीन खींचेंगे। और लास्ट वाले में आप देखोगे तो CF3 है, तो इसमें 3 फ्लोरीन CO माइनस से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज किसको करेगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे स्टेबल है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो उल्टा दिया हुआ है, यानी ये भी कैसा है, गलत है। तो आंसर तो मैंने पहले ही बोल दिया, इसलिए आपका आंसर जो है करेक्ट वो क्या है, बी है। लास्ट ऑप्शन में मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन कि जैसे आपके पास ये क्या है, मेटा नाइट्रोफिनॉल, ये क्या पैरा नाइट्रोफिनॉल, और ये क्या आपके पास, ये मेटा वाला, ये ऑर्थो वाला और ये पैरा वाला। तो हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो कौन सा होता है आपके पास, जो इसमें -M लग रहा होता है। तो -M किस में लग रहा है, जो पैरा पे लगा हुआ है, और कहाँ लग रहा है, जो ऑर्थो पे लगा हुआ है। लेकिन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है कि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है ये क्या करता है, आपका इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग करता है, और जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ये क्या करता है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग करता है। तो ज़्यादा किसका होगा, तो हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि जो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग शो करता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए था, सबसे ज़्यादा, फिर इसका, और सबसे लास्ट पे ये आना चाहिए था। मतलब ये भी गलत है, इसलिए आंसर जो है वो बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला जा रहा है, इन विच रिएक्शन will an increase in the volume of container favor the formation of products। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कब फेवर करेगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी जाएगा जब मोल्स ऑफ गैसेस, यानी कि वॉल्यूम बढ़ाने पर, ठीक है, ली चटलियस प्रिंसिपल के हिसाब से वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन उधर शिफ्ट होता है जिधर वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कम होता है यानी कि प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब हम लोग चेंज इन मोल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर 1 + 1 - 1, यहाँ पर डेल्टा Ng, पहले ऑप्शन में डेल्टा Ng क्या है, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है। तो इसमें प्रोडक्ट का मोल ज़्यादा है, रिएक्शन में प्रेशर वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा, यानी ऑप्शन हमारा ए हमारा सही हो जाएगा। बाकी सब में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 1/2 - 1 -1/2 लेस देन 0, यहाँ पर 4 - 6 लेस देन 0। ठीक है, यहाँ 2 - 3 -1 लेस देन 0। तो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, 4NO2 + O2 रिवर्सिबल 2N2O5, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स होल्ड्स गुड। ठीक है, तो इसमें बेटा बहुत सिंपल है। इसके लिए डेल्टा Ng का वैल्यू कितना है, डेल्टा Ng का वैल्यू है 2 - 4 + 1, कितना आएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, 2 - 4 + 1 -3 आएगा। तो Kp बराबर क्या हो जाएगा, Kc RT पावर -3। ठीक है, तो इस केस से देखोगे तो Kp बराबर Kc अपॉन RT पावर 3। तो Kc इज ग्रेटर देन Kp। ठीक है, Kc इज ग्रेटर देन Kp, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इसमें क्या बोला जा रहा है कि रिएक्शन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, डेल्टा H की वैल्यू दिया हुआ है -93.6 किलो जूल पर मोल। द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम विल इंक्रीज, कब बढ़ेगा कंसंट्रेशन H2 का। ठीक है, कि जब हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएंगे। बैकवर्ड ले जाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें जो डेल्टा H दिया है इसके हिसाब से हमको टेम्परेचर को अगर बढ़ाएं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो टेम्परेचर लोअर है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डिक्रीज करने से रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा जिधर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा यानी कि प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होगा यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो इसमें रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, गलत हो जाएगा। N2 ऐड करोगे तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, NH3 ऐड करोगे तो रिएक्शन
रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा सही होगा, क्योंकि NH3 ऐड करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, बैकवर्ड जाएगा तो H2 का हमारा फॉर्मेशन सही हो जाएगा, H2 का फॉर्मेशन, H2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें पूछा है आपसे बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड इज, कौन सा ऐसा है जो बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब जिसमें बेंजीन होना चाहिए। तो सिंपल सा है, ये बेंजीन है नहीं, ये बेंजीन आपके पास ये वाला बेंजीनोइड स्ट्रक्चर हो सकता है क्या, ये बेंजीन ये भी नहीं है, ये है बेंजीन देखो, और ये बेंजीन है क्या, नहीं ये भी बेंजीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है। अगर ये डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे तो क्या बन जाता बताओ, हम लोग जानते हैं ना क्या बन जाता है आपके पास, हम लोग बोलते हैं नेप्थलीन बन गया है। क्या बन गया है, नेप्थलीन, है ना। आपके पास बेंजीन, नेप्थलीन और एंथ्रासीन, एक और लगा देंगे तो एंथ्रासीन बन जाता, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तब, अभी है क्या, नहीं। तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। तो कौन है, फिनॉल। फिनॉल कैसा है, एरोमेटिक भी है, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए उसके पास, हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है ना। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये बेंजीन है, इसलिए कितना है इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कैसा है आपके पास, आप बोलोगे एरोमेटिक है। तो बेंजीन भी है, और बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, इसलिए पूछा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। आप सोचोगे सर ये भी तो एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन ये बेंजीनोइड एरोमेटिक नहीं है। आपसे बेंजीनोइड पूछा था, यानी बेंजीन वाला। तो बेंजीन वाला सिर्फ इकलौता अपने पास कौन है, ऑप्शन नंबर सी। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 53। अगर आप क्वेश्चन नंबर 53 की बात करोगे तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म देयर कॉन्जुगेट एसिड, यानी सबसे कम डोनेट करने की टेंडेंसी किस में होगी, क्योंकि लीस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म देयर कॉन्जुगेट एसिड, यानी कॉन्जुगेट एसिड में कौन नहीं जाना चाहेगा। तो जिसके डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे क्या होगी, कम होगी, वो डोनेट नहीं करना चाहेगा। और जब डोनेट नहीं करेगा तो ऐसा बेस जो अच्छा बेस नहीं है वो कॉन्जुगेट एसिड कन्वर्ट नहीं होगा। तो आप क्या देखोगे, सबसे वीकेस्ट बेस कौन है। तो आप क्या बोलोगे, सर सबसे पहला जो है आपके पास CH3 CH2 NH2, इसका लोन पेयर कहीं कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा है, यानी अवेलेबल है। PH CH2 और NH2, इसका भी लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा है, यानी अवेलेबल है। यानी इन दोनों की डोनेट करने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर जितनी ज़्यादा होगी उसके डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर ये जो NH2 है ये किस में जा रहा है, कॉन्जुगेशन में, तो इसके डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, यानी इसका बेसिक स्ट्रेंथ इन दोनों से तो कम होगा। और फिर लास्ट है अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसका भी लोन पेयर किस में जा रहा है, कॉन्जुगेशन में, यानी डीलोकलाइज्ड है। तो अगर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है यानी ये इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, यानी ये दोनों तो पहले ही आउट हो गया क्योंकि इनकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी है। अब इन दोनों में से कौन डोनेट कम करना चाहेगा, यानी किसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो आप ऐसे सोचोगे कि यहाँ जो ग्रुप लगा है ये ग्रुप कैसा है, -M, और ये भी कैसा है, -M। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर -M कौन होता है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर -M है। ये बेंजीन भी क्या है, -M शो करता है, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्गर नहीं है जितना ये होता है कि नहीं। तो आप क्या बोलोगे, इसीलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इससे जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आप क्या बोलोगे कि इसके डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, अमाइड जो है इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है इन चारों में से। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 54। अगर आप क्वेश्चन नंबर 54 में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विद टाइप्स ऑफ इफेक्ट, मतलब आपको अलग अलग स्टेटमेंट दिया है और पूछ रहा है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर टू दैट एटम टू विच द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, मतलब जैसे मान लो ये आपके पास डबल बॉन्ड है और आपने इसमें H+ दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, और पाई बॉन्ड जिस पे टूटेगा अगर वही इस पे जुड़ जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, बताओ, इस पे जुड़ गया तो इस पे क्या आएगा, प्लस, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट, यानी जिस पे पाई बॉन्ड टूटा उसी पे अटैकिंग रीजन जुड़ गया तो ये क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ना। तो ये तो बिल्कुल बात सही लिखी हुई है। और उसके बाद लिखा है आपके पास ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखा है आपके पास, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द एटम ऑफ, अब लिखा है ट्रांसफर ऑफ एटम टुवर्ड्स द एटम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जैसे आपके पास मान लो इस तरीके से है, सपोज ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, NO2 है, ठीक है, तो बताओ इसमें जो पाई बॉन्ड है ये क्या हो रहा है, इस ग्रुप की तरफ आ रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो ये आपके ग्रुप है, अटैच ग्रुप ये है, तो इसकी तरफ आ रहा है ना,
तो अगर इसकी तरफ अगर शिफ्ट हो रहा है तो ये कैसा ग्रुप होता है, माइनस m होता है। तो ये वही कहना चाह रहा है, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स towards the atom of substituted group attached of the conjugated system तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस m इफेक्ट बोलते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है ना। या फिर आप ऐसा बेंजीन में CHO लगाते हो, है ना, तो इसमें भी तो वही होता है ना, देखो इसमें भी तो वही होता है, ये सब्स्टिट्यूटेड, ये जो आपके पास है, ये जो जुड़ा हुआ है यही सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आया और यहाँ आ गया, तो ये रेजोनेंस में था, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, आप क्या बोलोगे, क्या शो कर रहा है सर, माइनस m। तो ये बात ही बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। फिर बोलता है इथाइल कार्बेनाइन स्टेबलाइजेस बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड हेल्प्स इन द डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज प्लस H इफेक्ट। प्लस H इफेक्ट जो है ये कभी भी कार्बेनाइन में शो करता ही नहीं है। प्लस H 3 जगहों पे दिखता है, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और एल्कीन में, कार्बेनाइन में शो नहीं करता है। तो ऐसे ही गलत हो गया, आपको पूरा पढ़ना भी नहीं है और दिमाग लगाना भी नहीं है, क्योंकि कार्बेनाइन को स्टेबलाइज प्लस H इफेक्ट नहीं करेगा। कैसे, आप डायरेक्टली की बात की जा रही है, ऐसा मत बोल देना कि सर इस केस में अगर आपके पास कार्बेनाइन लगा है यहाँ पर CH2 माइनस और यहाँ पर हम लोग ऐसा CH3 लगा दें तो इसमें रिपल्सन में यहाँ पर ये प्लस H लगाएगा सर, इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। ये बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर आपके पास ये CH2 माइनस है और इधर CH3 है तो क्या इसकी वजह से यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इस पर लगेगा, नहीं लगेगा। यहाँ पर कोई हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करता है। यहाँ पे ये इस बेंजीन की वजह से हो रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन ना, यहाँ पर एल्कीन की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आपकी सर यहाँ तो पहुँच रहा है, यहाँ इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पर इसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन है, इस डबल बॉन्ड की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन है। लेकिन अल्कीन में, अल्कीन बोल रहे हैं सॉरी, यहाँ पर कार्बेनाइन में आपके पास कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा याद रखो आप 3 जगहों पे देखना है, आपके पास है अल्कीन, दूसरा है कार्बोकेटाइन और तीसरा है फ्री रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ए करेक्ट है और बी करेक्ट है। तो ए और बी करेक्ट किस में अपने पास, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला जा रहा है कि NH4HS ना सॉलिड, इसको हम लोग रिवर्स, इसको हम लोग डिसोसिएट कर रहे हैं बेटा ना, NH4HS सॉलिड, इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये बन जाएगा NH3 गैस प्लस H2S गैस, ठीक है। ये एक तरीके से हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम का सवाल है और कह रहा है द डिसोसिएटेड प्रेशर फॉर द एबव रिएक्शन इज 200 रूट में 1.75, ठीक है। अच्छा, इसका जो डिसोसिएटेड प्रेशर है, टोटल प्रेशर है ना, टोटल प्रेशर मान लेते हैं, इसका P है, इसका P है, तो P टोटल हमको दिया हुआ है 200 इंटू रूट में 1.75। डेटा से घबराने की जरूरत नहीं है, P प्लस P हमारा 2P हो जाएगा, 2P इज इक्वल टू 200 रूट में 1.75, ये हो जाएगा बेटा 100। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 100 रूट 1.75, ठीक है। तो 10 टू द पावर 4, एक काम करते हैं, इसको 100 इंटू 1.7, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, mm, ठीक है। अब सवाल में कह रहे हैं कि इफ द फ्लास्क कंटेन्स 300 mm ऑफ Hg along with the solid NH4HS, तो जब हम लोग इसमें 300 mm ऑफ Hg ऐड करेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 300 इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ठीक है। एक्चुअली दोबारा लिख करके हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो दोबारा लिख के करेंगे तो NH4HS, ठीक है, रिवर्सिबल NH3 गैस प्लस H2S गैस। मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब अगर आप 300 ऐड करोगे तो ये P नहीं रहेगा, ये P प्रेशर बदल जाएगा। ये प्रेशर को हम लोग मान लेते हैं P1, ठीक है। तो ये P1 मान लेते हैं और इसको भी हम लोग P1 मान लेते हैं, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। अच्छा, इस रिएक्शन का Kp जो है वो नहीं बदलेगा, तो इस रिएक्शन का पहले हम लोग Kp जो है निकालना पड़ेगा हमको। तो प्रीवियसली इस रिएक्शन का Kp हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। Kp बराबर क्या हो जाएगा, PNH3 इंटू PH2S। यहाँ पे मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, आप इसका Kp लिख लीजिए, यहाँ पर P स्क्वायर हो जाएगा, P स्क्वायर यानी कि इस वाले का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 100 इंटू 1.75 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4 इंटू 7/4। इसको हम लोग ना रूट में 1.75 को हम लोग रूट में 7/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं हम लोग Kp का एक्सप्रेशन। अब जो Kp का है, Kp का वैल्यू है 300 प्लस P1, इसको हम लोग ऐसे रख देंगे इंटू P1 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4 इंटू 7/4। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो P1, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे स्क्वायर, P1 स्क्वायर प्लस 300 P1 माइनस 7/4 इंटू 10 टू द पावर 4 बराबर 0। तो यहाँ से P1 बराबर जो होगा माइनस 300 प्लस माइनस B स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस,
ठीक है, प्लस हो जाएगा 4 इंटू 7/4 इंटू 10⁴ अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये माइनस हटा देंगे बेटा, -300 प्लस, ठीक है, प्लस लिखेंगे, है ना। ये कट जाएगा 4 इंटू 10, देखो बेटा डेटा बहुत सिंपल है, 4 इंटू 10⁴ कर देंगे, ठीक है। 7 इंटू 10⁴ और 9, 7 प्लस 9 16 इंटू 10⁴, 16 का रूट हो जाएगा 4 तो -300 प्लस 4 इंटू 10⁻², यानी कि 400, ठीक है। सीधा सीधा हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहले मैंने आपको बता दिया 4 इंटू 10⁻² आएगा, फिर उसके बाद अब आपको मैं बोल रहा हूँ 400 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 100 माइनस 400 माइनस 300 100 आएगा, 100/2 कितना आएगा 50 आएगा। अब आपसे पी टोटल जो 300 mm ऑफ Hg ऐड करने के बाद पूछ रहा था, 300 प्लस P1, ठीक है, प्लस P1 हो जाएगा। तो P1 की जो वैल्यू है बेटा वो आएगी 50 mm, तो 300 प्लस 50 प्लस 50, तो यह आ जाएगा 400 mm। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो ये क्वेश्चन बेटा कुछ ऐसे एनसीईआरटी से में भी होते हैं जो क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी आते हैं, तो इसके आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग पी टोटल से हम लोग केपी निकालेंगे, है ना, प्रेशर निकाल करके केपी निकालेंगे। उस केपी में अगर हम लोग 300 mm ऑफ Hg ऐड करेंगे तो उस NH3 का, तो ये प्रेशर चेंज हो जाएगा, लेकिन केपी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसके जगह हम लोग केपी की जगह ये रख देंगे और इसको क्वाड्रेटिक बना करके फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, P1 निकाल करके टोटल प्रेशर को जोड़ देंगे, ठीक है। दैट विल बी अवर फाइनल प्रेशर, टोटल प्रेशर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला जा रहा है, डेंसिटी ऑफ अ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर 3.5 ग्राम पर ml एंड 2.3 ग्राम पर ml। तो इसमें कह रहा है कि कार्बन डायमंड, ठीक है, रिवर्सिबल कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है, इसमें एक्चुअली डायमंड का डेंसिटी दिया है 3.5 ग्राम पर ml और इसका डेंसिटी दिया है 2.3 ग्राम पर ml, ठीक है। इसका डेल्टा एच दिया है -1.9, ठीक है, किलो जूल, ठीक है, पर मोल जो है ना। तो कह रहा है फेवरेबल कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। वैसे भी देखा बेटा डायमंड से ग्रेफाइट क्यों बनाएंगे हम लोग, ग्रेफाइट से डायमंड बनाएंगे, ज़्यादा फायदे की चीज़ रहेगी, है ना। तो क्योंकि आप अब अच्छा आपको लग रहा होगा कि सर पेंसिल छील के हम लोग सोच रहे हैं कि बना लेते हैं, पेंसिल छील करके अगर ग्रेफाइट बनता, डायमंड बनता बेटा तो सब बच्चे ना बना लेते हैं ना, सारे बच्चे अमीर होते हैं उनके पास डायमंड होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता है कि ली चटलीस प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपको ग्रेफाइट से डायमंड बनाना है, यही पूछ रहा है सवाल में, फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, तो ग्रेफाइट से डायमंड बनाने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाना पड़ेगा। तो रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाने के लिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि टेम्परेचर हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ाना पड़ेगा। अब डेंसिटी का क्या रोल है बेटा इसमें, यहाँ पर मास कांस्टेंट है, मास यहाँ पर कांस्टेंट है दोनों का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसका कम होगा और इसका वॉल्यूम जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा जिधर रिलेटिव वॉल्यूम कम होता है। तो प्रेशर को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा जिधर रिलेटिव वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। ये फिजिकल इक्विलिब्रियम से हम लोग सोचेंगे। तो अब इसका मतलब कि प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाने के लिए, क्योंकि कह रहा है डायमंड से ग्रेफाइट ग्रेफाइट से डायमंड आपको ले जाना है। तो ग्रेफाइट से डायमंड के लिए आपको हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यानी कि कौन सा हो जाएगा, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, सी ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला जा रहा है, 3 moles ऑफ अमोनिया इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ 1 mole ऑफ नियॉन एट द इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड टू बी 0.5, द वैल्यू ऑफ Kc इंटू V, ठीक है। तो ऐसा है कि बेटा कि जो अमोनिया है, ठीक है, इसको डिसोसिएट किया है रिएक्शन में NH3 गैस, रिवर्सिबल हाफ N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस, ठीक है। अब इस केस में हम लोग को क्या करना है कि Kc इंटू V, ठीक है, हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन हमको दिया हुआ है सवाल में, ठीक है, और 1 मोल इस कंटेनर में हम लोग नियॉन भी मिला रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर पहले डिसोसिएट कीजिए, 3 हो गया 0 0 और T बराबर इक्विलिब्रियम पे 3 - x, ठीक है, इसका x/2, इसका 3x/2। तो टोटल मोल्स ऑफ गैस जो है पूरे कंटेनर में क्या क्या है, 3 - x प्लस x/2 प्लस 3x/2, ठीक है, प्लस 1 मोल नियॉन का ऑलरेडी से गैस है। अब देखो रिएक्शन तो करेगा नहीं, लेकिन जो ये नियॉन है वो उसमें गैस के मतलब मोल फ्रैक्शन में, टोटल मोल्स में तो पार्टिसिपेट करेगा ही ना। तो जब टोटल मोल्स में पार्टिसिपेट करेगा तो ये हो जाएगा आपका 4x/2, 2x - x, x हो जाएगा 3 - x प्लस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा 4
प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को XH2 दिया हुआ है सवाल में, XH2 कितना दिया हुआ है 0.5। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रख लेते हैं, XH2 को लिखेंगे हम लोग 3x/2 डिवाइडेड बाई 4 + x बराबर 1/2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 3x बराबर 4 + x, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2, तो x बराबर 2 आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 3 मोल, ये हो जाएगा 1 मोल और ये हो जाएगा 1 मोल। ठीक है, अब हम लोग क्या रखेंगे, Kc का एक्सप्रेशन, Kc का एक्सप्रेशन क्या है, N2 कंसंट्रेशन के पावर 1/2, H2 कंसंट्रेशन के पावर 3/2 एंड NH3 कंसंट्रेशन। तो इसको अगर हम लोग प्लेस करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है, बाई 1 का होल पावर 1/2 और यहाँ पर इसका क्या रखेंगे H2, ये मैंने आपको बताया था कि पहले आप इसका मोल्स में रख लीजिए। ठीक है, मोल्स में रखेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 3 के पावर 3/2 अपॉन NH3 का 1 मोल हो जाएगा, तो 1 के पावर 1 हो जाएगा और वॉल्यूम को हम लोगों को यहाँ पर 1/2 + 3/2 हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 बचेगा। ठीक है, तो ऊपर में पावर 2 है, नीचे में पावर 1 है, तो यहाँ पर वॉल्यूम के पावर 1 हो जाएगा बराबर Kc और इस Kc इंटू V का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Kc इंटू V बराबर ये सब तो 1 हो जाएगा 3 के पावर 3/2 दैट इज आवर 27 का स्क्वायर रूट, यानी कि ये 3√3 आ जाएगा। ठीक है, 3√3, हाँ 27 का स्क्वायर रूट 3√3 यानी कि ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों को सबसे पहले ये नियॉन का बस रोल हमको देखना था, तो नियॉन की वजह से एक्स्ट्रा मोल और आ जाएगा, वहाँ से x निकलेगा और उस x की वजह से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर क्या ही फ़र्क पड़ता है नियॉन का, लेकिन गैस का कंपोनेंट का नंबर बढ़ा देगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन में x की वैल्यू फिर अलग आएगी, फिर Kc में रख के यहाँ से वॉल्यूम Kc और वॉल्यूम का रिलेशन हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 58। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे तो इसमें आपसे पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन की करेक्ट स्टेबिलिटी क्या होगी। आपको इस तरह से कार्बन आयन दिया हुआ है CH2-, यहाँ दिया है OCH3, फिर दिया है यहाँ पर CH2-, यहाँ दिया है OCH3, फिर दिया है आपके पास इसमें यहाँ पर जुड़ा है ग्रुप अपना ऑर्थो पोजीशन पे है OCH3, राइट। इसके बाद फिर दिया है CH2- और एक बार पैरा पे जोड़ा है OCH3 और एक बार सिर्फ क्या है आपके पास ये दिया हुआ है, राइट। तो इसको बोला है P, इसको बोला है Q, इसको बोला है R, इसको बोला है S। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो इफेक्ट है ये क्या लगाएगा, -I इफेक्ट क्योंकि मेटा पे है। ये क्या लगाएगा आपके पास प्लस M लगाएगा क्योंकि लोन पेयर है, और क्या लगाएगा -I भी लगाएगा, है ना, क्या लगाएगा -I भी लगाएगा। यहाँ पर क्या लगाएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास +M लगाएगा और -I भी लगाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो बताओ आपको कैसे ग्रुप चाहिए, आपको चाहिए विड्रॉइंग ग्रुप। क्या चाहिए आपके पास, विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। तो विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास कहाँ है, तो आप बोलोगे विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ है सर, तो विड्रॉइंग ग्रुप अपने पास है आपके पास यहाँ पर -I। आप बोलोगे सर यहाँ और यहाँ भी है, लेकिन जब आपको भी पता है डोमिनेट कौन करता है, हमेशा डोमिनेट करता है मेसोमेरिक। तो मेसोमेरिक कौन डोमिनेट करेगा इंडक्टिव से, तो आप बोलोगे इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल तो कौन होगा, Q वाला, क्योंकि यहाँ -I लग रहा है, कोई भी +M नहीं है, लेकिन यहाँ +M लग रहा है, तो डोमिनेट कौन कर रहा होगा, +M, यानी कि ये रिंग को क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, है ना। ये भी रिंग को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, यानी ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों की तो कम होगी, क्योंकि हमको विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए था। तो विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, Q है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है अपने पास वो Q हो जाएगा। और ये इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा है, तो Q के बाद कौन हो जाएगा, S हो जाएगा, राइट। Q के बाद कौन हो जाएगा आपके पास, S हो जाएगा। उसके बाद आप इन दोनों में से कौन सा होगा सर, तो इसमें दोनों +M वाला फैक्टर जो है वो तो दोनों में सेम काम करेगा, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है। तो फिर हम लोग कौन सा फैक्टर देखेंगे, इंडक्टिव वाला। कौन सा फैक्टर देखेंगे, इंडक्टिव वाला, कि आपके पास यहाँ इंडक्टिव है और यहाँ इंडक्टिव। तो इंडक्टिव किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। जितना ज़्यादा पास लगा होगा उतना ज़्यादा खींचेगा, जितना दूर लगा होगा उतना कम खींचेगा। तो ज़्यादा स्टेबलाइज किसको करेगा बताओ, तो आप बोलोगे ज़्यादा स्टेबलाइज कौन होगा सर, P वाला, और उसके बाद कौन आएगा, R वाला। तो फिर कौन आएगा, P, और फिर कौन आएगा, R। इसको उल्टा करके आप लिख लो, Q, उसके बाद फिर S के बाद P के बाद R। तो QSPR हम लोग देखेंगे, QSPR ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन आयन है तो आपको ढूंढना था पहले विड्रॉइंग ग्रुप। एक बार आपको विड्रॉइंग ग्रुप मिल गया तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग आंसर करोगे। अब
यहाँ पर डोमिनेट कौन करता था, प्लस एम, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर प्लस एम के अकॉर्डिंग इन दोनों से कंपेयर किया और फिर देखा दोनों में प्लस एम ही है, तो फिर हम लोगों ने माइनस आई से कंपेयर किया, राइट। आई होप आपको ये समझ गए होंगे कि मैंने किस तरह समझाया। आपको डोनेटिंग ग्रुप नहीं चाहिए होता है, विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए होता है, और विड्रॉइंग ग्रुप अगर सेम हो जाए तब फिर उसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पर आपके पास प्लस एम दोनों पे था, तो हम लोगों ने माइनस आई से देखा, और इंडक्टिव डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, जबकि मेसोमेरिक डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, है ना। तो आपसे एक दिया हुआ है PHNH2, तो अभी मैंने जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था आपको, ये लोन पेयर किस में जा रहा है, कॉन्जुगेशन में, जिसकी वजह से इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, डोनेट करने की टेंडेंसी कम है, जबकि इसमें कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, है ना। ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड, तो डीलोकलाइज्ड होने की वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ तो कम होगा, जबकि ये कैसा है, लोन पेयर इसका लोकलाइज्ड, यानी इसका तो ज़्यादा होगा, है ना। तो आपके पास ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और सी जो है आपके पास ये इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, अब कहानी कहाँ है कि सर इसमें भी लोकलाइजेशन है, डीलोकलाइज्ड है ये भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो है ये एरोमेटिक सिस्टम है, और अगर ये एरोमेटिक है तो ये अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो अपने एरोमेटिसिटी लॉस्ट कर देगा, तो क्या डोनेट करना चाहेगा, नहीं। तो आप हमेशा याद रखना, अगर बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आता है तो आपके पास ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहले ज़्यादा डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी होगी, जो एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि अगर एंटी एरोमेटिक है तो अगर लोन पेयर डोनेट कर देगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा थोड़ा, और वो नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये डोनेट करना सबसे जल्दी चाहेगा। लेकिन नॉन एरोमेटिक वाला उसके बाद आएगा, और जो एरोमेटिक है वो डोनेट करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि वो पहले से स्टेबल है, डोनेट करके अनस्टेबल नॉन एरोमेटिक में थोड़ी ना कन्वर्ट होना चाहेगा। इसलिए बेसिक का ये हमेशा ऑर्डर होता है कि आप देखो पहले एंटी एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एरोमेटिक। तो ये तो एरोमेटिक है, इसके डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे कम हो जाएगी, और इन दोनों में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो बी का तो सबसे ज़्यादा होगा नो डाउट। और इन दोनों में हम लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर कैसा है आपके पास एरोमेटिक का पार्ट है ये लोन पेयर, लेकिन यहाँ ये लोन पेयर एरोमेटिक का पार्ट नहीं है, इसलिए क्या बोलोगे आप कि फिर कौन होगा, बी के साथ सर कौन डोनेट करेगा ज़्यादा, तो फिर ए करेगा, और ए के बाद सबसे लास्ट में कौन आएगा, सी आएगा। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा आपका, बी ए सी आपका करेक्ट ऑर्डर बन जाएगा। तो बी ए सी आपका ऑप्शन नंबर सी में ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से हमेशा चेक करना, ये सही तरीका होता है क्वेश्चंस को चेक करने का। आप दोनों एरोमेटिक है तो अदर फैक्टर्स आप देखो, नॉन एरोमेटिक दोनों है तो अदर फैक्टर्स देखो, एंटी एरोमेटिक दोनों है तो फिर बाकी अदर फैक्टर्स आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा, है ना। बस इसमें एक कैच है कि इसमें सब में अल्फा हाइड्रोजन सेम है, तो आप याद रख सकते हो कि अगर एक ही कार्बन पे दोनों के दोनों मिथाइल लगे हैं तो इसका ज़्यादा होता है। फिर किसका होता है, ट्रांस का, क्योंकि इसमें ग्रुप्स दूर दूर है, और फिर किसका होता है, सिस का, क्योंकि इसमें ग्रुप सामने सामने है तो रिपल्सन ज़्यादा होता है। तो ऑर्डर आपका ये होता है, तो ये ऑर्डर जो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन जो है ये हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन से दे सकते हैं। जैसे मैं देखो आपको बताता हूँ, ठीक है, आप समझना। एक अपन ले रहे हैं CH3 CH3 और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका हाइपर कॉन्जुगेशन कराओ, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हम लोग कराएंगे तो देखो क्या होगा, इस पर क्या होगा, CH2, यहाँ क्या है H, तो ये H यहाँ से यहाँ आता है और यहाँ से यहाँ आएगा, तो इसके हाइपर कॉन्जुगेशन से यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ हवा में कौन लटका रहता है, H+, और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 पे आ गया माइनस। लेकिन आप ट्रांस वाला एक केस ले लो, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 है कि नहीं, बाकी H है इस पे, उससे मतलब है नहीं अपने को। तो यहाँ से हम लोग इसको दिखाएंगे कि मान लेते हैं इस बार हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ से कराया सपोज, क्योंकि यहीं से होगा ना, यही ना अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन से ही तो होता है। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, ये कार्बन है, ठीक है, आप OH मत समझ लेना, ये CH2 है और H है, तो क्या होगा, यहाँ से ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ जाएगा। इसी तरह से तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या बनेगा बताओ, यहाँ से बन जाएगा CH2, यहाँ आ गया हवा में H+, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH है, फिर सिंगल बॉन्ड C, और इस पे आ गया माइनस H है, और इस पे कौन जुड़ा हुआ है, CH3। अब जरा आप बताओ इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो इसमें तो ये डोनर ग्रुप लगा हुआ है पास में, यहाँ डोनर ग्रुप कहाँ लगा है, दूर में, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल, और ये क्या होगा, मोर स्टेबल। इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो ये वाला होता है, जिसमें एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल लगे होते हैं, और 2 कार्बन पे अगर अपोजिट लगे हैं तो ट्रांस वाला स्टेबल होगा, और अगर सेम लगे हैं तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो सबसे कम सिस वाला स्टेबल होगा। इसलिए आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर ये, देन ट्रांस, देन आपके पास सिस वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जा रहा है, 5.1 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फाइड बाई सल्फाइड, ठीक है, इज इंट्रोड्यूस्ड इन 16.4 लीटर ऑफ वेसल, ठीक है,
अप टू 500 केल्विन Kp फॉर द इक्विलिब्रियम इज 0.16, ठीक है। मैक्सिमम प्रेशर डेवलप्ड व्हेन द वेसल विल बी, ठीक है। तो अभी जो है अगर हमारा NH4HS, ठीक है, HS सॉलिड है, इसको अगर हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो ये NH3 गैस प्लस H2S गैस, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका T बराबर 0 में हमने 5.1 ग्राम दिया है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, 5.1 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास होगा 51, निकाल लीजिएगा, तो ये आएगा बेटा 0.1 मोल, ठीक है। अभी मान लो शुरू में तो ये 0 होगा, कह रहा है कि जब इसका प्रेशर, ठीक है, जब इसका मैक्सिमम प्रेशर आपको बताना है, तो मैक्सिमम प्रेशर बताने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि कितना मैक्सिमम हो सकता है, वो हो सकता है आपको दूसरे टाइम पे हो जाए, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे तो नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो हमको रिएक्टेंट को बचाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम प्रेशर ये हुआ, इसका मतलब कि पूरा का पूरा अमोनियम बाइसल्फाइड डिसोसिएट हो जाए, 100% रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाए, क्योंकि सिर्फ गैस अगर आपके पास रहेगी तो इसका मतलब 100% जो होगा वो प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा भी बचेगा तो पूरी तरह से प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। तो मैक्सिमम तब हो सकता है, मान लेते हैं कुछ समय बाद, ठीक है, टी टाइम बाद ये पूरी तरह से खत्म हो गया और इसका 0.1 मोल और इसका भी 0.1 मोल बन गया, ठीक है। तो टोटल मोल्स ऑफ गैस कितना होगा, 0.1 प्लस 0.1 कितना होगा, 0.2 मोल, ठीक है। ये टोटल मोल्स हो गया। अब जो है बेटा टोटल प्रेशर है ना, PV बराबर हम लोग NRT लगा सकते हैं। अब हमारे पास कंपोनेंट का सिर्फ और सिर्फ गैस है, तो PV बराबर NRT लगाएंगे तो P टोटल या P मैक्सिमम कह सकते हो आप इसको, ठीक है। P मैक्सिमम इंटू वॉल्यूम वॉल्यूम जो है 16.4 लीटर, N कितना है, टोटल मोल्स ऑफ गैस 0.2, R है 0.082 ले लो, टेम्परेचर कितना है 500, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो जाएगा, इसको आप लिख लीजिए 1/5, इसको आप 1/5 लिख लीजिए, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 8.2, ठीक है। 8.2 जो होगा P मैक्सिमम जो होगा 8.2 डिवाइडेड बाई 16.4, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि 0.5 ATM इसका मैक्सिमम प्रेशर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि Kp से होगा, तो Kp से तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहे, Kp का अगर प्रेशर देखोगे तो उससे तो इक्विलिब्रियम, Kp का यहाँ कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, बस ऐसे ही दिया है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो दिस विल बी आवर आंसर, ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला जा रहा है, फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन Kc लेस देन Kp है। Kc देखिए, Kp बराबर Kc RT पावर डेल्टा Ng होता है, ठीक है। सवाल को थोड़ा सा घुमाया है, तो बस Kp अगर लेस देन Kc लेस देन Kp है, Kc लेस देन Kp है, यानी कि Kp ग्रेटर देन Kc हो गया, तो RT पावर डेल्टा Ng की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन RT पावर डेल्टा Ng की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होगी। तो जब ग्रेटर देन 1 होगी तो डेल्टा Ng जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो जब डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 होगी, इसका मतलब डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0, यानी कि मान लो कि यहाँ पर रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में डेल्टा Ng जो है ग्रेटर देन 0 है और इसका इंथैल्पी भी दिया है -100 किलो जूल दिया हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब इधर मोल्स ज़्यादा है, इधर मोल्स कम है। और टेम्परेचर क्या है, अरे ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक के लिए पूछा क्या है, रिएक्शन इज रिवर्स रिएक्शन कह रहा है, फेवर्ड कब करेंगे, तो रिएक्शन को रिवर्स ले आना है। तो रिवर्स लाने के लिए आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो इसको आप घटाओगे तो रिएक्शन में टेम्परेचर घटाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाने के लिए आपको टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि प्रेशर की क्या कंडीशन होगी, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर शिफ्ट होता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होता है। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होता है, ठीक है। जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होता है तो नंबर ऑफ मोल्स इधर ये का कम है और इधर का रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो हमको क्या चाहिए, प्रेशर को ज़्यादा करना पड़ेगा और टेम्परेचर को भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये दो कंडीशन से प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। एंड बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। 63 क्या बोला जा रहा है, Kp फॉर द CaCO3 सॉलिड, ठीक है। इस रिएक्शन का Kp दिया है CaCO3 सॉलिड रिवर्सिबल CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ठीक है। इसके Kp जो दिया हुआ है, इसका Kp दिया है 0.5 ATM,
ठीक है, ये 0.5 जो भी है आप इसको ले लो, ठीक है। एक्चुअली 0.5 ATM होना चाहिए, ठीक है, तो ATM है ये, ठीक है। उसके बाद जो है अब इसमें कह रहा है कि इफ 2 moles ऑफ CaO, ठीक है, 2 moles ऑफ CaO एंड 2 moles ऑफ CaO एंड CO2 दोनों का 2-2 मोल हम लोग ऐड कर रहे हैं बेटा, ठीक है, ईच एट 0.45 ATM, ठीक है। तो CaO का प्रेशर का मतलब तो है नहीं, CO2 के प्रेशर का मतलब है 0.45 पर हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं। तो देखिए इसमें प्रेशर का जो हम लोग दिया हुआ है उसका कोई तो मतलब नहीं है, लेकिन वॉल्यूम का मतलब है। फिर उसके बाद 1000 केल्विन तक फिर से जो है उसी टेम्परेचर को मेंटेन किया गया। द अमाउंट ऑफ CaCO3 सॉलिड, ठीक है, विल बी, ऑप्शन दिया हुआ मोल्स में, ठीक है। तो सबसे पहले आप Kp दिया है तो इससे इन दोनों का मोल्स, पहले आप गैस का मोल्स निकाल सकते हैं। तो Kp बराबर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम विच इज 0.5 ATM, ठीक है। और 0.5 ATM होगा तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है Kp की वैल्यू, ऑब्वियसली ATM में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि Kp का यूनिट तो यहाँ मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस, है ना, एट इक्विलिब्रियम। तो Pv बराबर nRT से आप CO2 का मोल्स निकाल सकते हैं, CO2 का मोल्स इंटू 0.082, ठीक है, इंटू टेम्परेचर 1000 केल्विन, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया है आपका, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। P कितना है यहाँ पर रख लेते हैं, P को रख लेते हैं, P को रख लेते हैं 0. कितना 5 इंटू V 16.4 लीटर है, तो 16.4 लीटर है। तो यहाँ से बेटा आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.2, ठीक है, 8.2 बराबर NCO2, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 82। तो NCO2 जो होगा वो इक्विलिब्रियम पर आएगा 0.1 मोल। तो ये तो बहुत आसान हो गया सवाल बेटा, ठीक है। मान लीजिए ये इस शुरू में जिसे पहले इस पर 2 मोल्स हमने ऐड किया, मान लेते हैं T बराबर 0 में इसका हमने 2 मोल ऐड किया, इसका 2 मोल हमने ऐड किया, तो इसका सपोज 0 मोल। अब इसमें ऐड करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, किसी कंडीशन पे रहा होगा उससे हमको मतलब नहीं है। आफ्टर सम टाइम 0 मतलब ये जो होगा आफ्टर सम टाइम्स ये हो जाएगा 2 - x, यहाँ पे 2 - x और यहाँ पे बनेगा x। तो ऐसा है सवाल में आपको 2 - x की वैल्यू मिल गई है डायरेक्टली, 2 - x की वैल्यू 0.1। तो x की वैल्यू जो होगी, x बराबर जो होगा x बराबर 1.9 मोल, ठीक है, x बराबर 1.9 मोल। तो इसका तो 0.1 बना, इसका भी 0.1 बना, इसका 1.9 मोल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये तो सवाल इजी हो गया बेटा, है ना। बस हमको बाकी अगर आपको CO2 के प्रेशर को आप देखोगे नहीं, घबराओगे नहीं, तो आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो बस यही है, लेकिन इसमें बस बैकवर्ड जा रहा था। नॉर्मली हमारी आदत नहीं होती है बैकवर्ड सवाल करने की, वो आदत किसकी होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन करने के लिए। लेकिन इसमें इक्विलिब्रियम पे पहले से ही था, उसमें बाद हम लोग ये ऐड करेंगे, ठीक है। इसका 0.45 ATM दिया है इसके करस्पॉन्डिंग, तो उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारा 0.1 आया, वहाँ से x की वैल्यू निकल गई, तो आंसर हो जाएगा हमारा C, ठीक है, 1.9 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे पूछा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग इज। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आराम से आप बना सकते हो कि इस पे यहाँ पे प्लस है, तो आपको दिख रहा है कि ये वाला किस में जा रहा है, बैक बॉन्डिंग में, या फिर आप बोल सकते हो प्लस m शो कर रहा है, तो बैक बॉन्डिंग बोलो, प्लस m बोलो, इससे क्या हो रहा है, इसको स्टेबिलिटी मिल रही है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जबकि इस वाले ऑप्शन में आपके पास यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो प्लस है ये -i की तरह इसमें शो कर रहा है, जबकि यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, प्लस m या फिर बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज है ना। उसके बाद फिर अगर आप देखोगे तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर दो फायदा है कि एक तो सर क्या लगा रहा है, एक तो प्लस m लगा रहा है, और प्लस इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी क्या है, ज़्यादा है। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो इसका अल्फा हाइड्रोजन कितना है, ये अल्फा है 2 है। इसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन देखोगे आप तो अल्फा हाइड्रोजन क्या है 4 है, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्लस मेसोमेरिक, इसीलिए ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन ये वाला क्या है, इसमें सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन है और -i है, तो इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल है। और यहाँ पर क्या लग रहा है, अगर आप देखोगे तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 2 5, एक तो अल्फा हाइड्रोजन प्लस m, तो प्लस m प्लस अल्फा हाइड्रोजन यानी प्लस m प्लस h दोनों ज़्यादा है इसमें, तो इसकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी मेरे ख्याल से। एक लास्ट वाला भी देख ही लेते हैं हम लोग, है ना। इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या कर रहा है, ये माइनस दूर है तो ये रेजोनेंस तो करेगा नहीं, तो ये -i लगाएगा, तो एक तो ये -i लगा रहा है। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, तो 3 2 5 2 7, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास 7 है। तो आप बोलोगे सर इसमें -i लग रहा है
और क्या लग रहा है प्लस एच लग रहा है, तो माइनस आई और प्लस एच, और यहाँ क्या लग रहा है प्लस एम और प्लस एच, तो बताओ दोनों के दोनों डोनेटिंग, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे क्या होगी ज़्यादा होगी। तो अगर आप ओवरऑल ऑर्डर भी पूछते हैं तो इसकी क्या होगी सबसे ज़्यादा, देन कौन आता है ये, क्योंकि इसमें प्लस एम और प्लस एच लग रहा है। देन इसमें सिर्फ क्या लग रहा है आपके पास माइनस आई और प्लस एच, और इसमें भी क्या लग रहा है माइनस आई और प्लस एच, तो फिर क्या होता है इन दोनों में अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये ऑर्डर होता। लेकिन आपसे चारों में से पूछा है तो आपको चारों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन दिख रहा है आपको, जिसमें प्लस एम भी है और प्लस एच भी है। आप बोलोगे सर यहाँ भी प्लस एम और प्लस एच है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं ज़्यादा है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं कम है, तो दोनों में प्लस एम वाला फैक्टर या बैक बॉन्डिंग वाला फैक्टर सेम है, तो डिपेंड किस पे किया अल्फा हाइड्रोजन पे यानी प्लस एच इफेक्ट पे, तो इसका प्लस एच भी ज़्यादा है और प्लस एम दोनों का सेम है, तो इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 64 का सी हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। देखो रेजोनेंस एनर्जी के लिए इसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, तो मैं सारे तो आपको नहीं बता सकता अभी। फिलहाल इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है। इस क्वेश्चन में हम लोग वहाँ से देखेंगे, अदरवाइज बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना। सबसे पहले आप एरोमेटिक देखो, फिर एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट, है ना। फिर उसके बाद और भी आता है कि आपके पास कैसा है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेटिंग कितने हैं, फिर आपके पास क्रॉस है या फिर एक्सप्लिनेट कॉन्जुगेशन है, फिर जनरल स्टेबिलिटी, फिर न्यू चार्ज डेवलपमेंट, तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर बात करें पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आपको क्या बोलना है कि यहाँ पर देखेंगे सर जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आप देखोगे इसमें कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप देख रहे हो पूरे में रेजोनेंस है तो इसमें ज़्यादा एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद इसमें ज़्यादा एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पार्टिसिपेशन रेजोनेंस में यहाँ तक कोई रेजोनेंस है ही नहीं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा किसका होगा, बी का, फिर किसका हो जाएगा आपके पास ए का, उसके बाद किस पे हो जाएगा सी का, और उसके बाद क्या हो जाएगा डी। तो बी ए सी डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी ए सी डी जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको सिंपल क्या देखना था यहाँ पे कि किसमें नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेटिंग रेजोनेंस ज़्यादा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे पूछा है मैथ्स कॉलम का एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा है इधर इफेक्ट लिखा है इधर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट लिखा है, तो आपसे बोला इंडक्टिव इफेक्ट बताओ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। आप बोलोगे सर इंडक्टिव इसमें से क्या दिख रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस करता है, बिल्कुल सही बात है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, जिसकी इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होगी उसके सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, डिस्प्लेस करता है, यानी 1 का जो है वो आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो 1 का सी हो जाएगा। उसके बाद आपसे बोला है मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, हम लोग जानते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है, तो आपको दिख रहा है पाई इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज होता है, यानी 2 का जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देन बोलता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में क्या होता है, आपके पास सिग्मा भी पार्टिसिपेट करता है और पाई भी। कैसे, जैसे देखो CH2H है और आपके पास सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड क्या है CH2 है, तो यहाँ सिग्मा से ये किस में कन्वर्ट होता है, पाई में कन्वर्ट होता है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो तो जा ही रहा है सिग्मा ये वाला, और क्या हो रहा है पाई भी आपका डीलोकलाइज हो रहा है, तो सिग्मा और पाई दोनों डीलोकलाइज हो रहा है यहाँ पर। इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो 3 का जो है वो डी हो जाएगा, तो 3 का डी हो जाएगा, राइट। और लास्ट है अपने पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा इफेक्ट होता है, टेम्पररी इफेक्ट। तो इजी सा क्वेश्चन था इफेक्ट के ऊपर। आप क्या बोलोगे 4 का जो है वो क्या हो जाएगा ए, तो हम लोग ढूंढेंगे 1C 2B 3D, 1C 2B 1C 2 है ऑप्शन, फिर 2B है, ठीक है 2B, देन 3D एंड 4A, 3D एंड 4A। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार वापस से मैच कर लेते हैं अपन, 1 का C है, 2 का B है, 3 का D है एंड 4 का है, राइट। करेक्ट है अपना बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्या बोला जा रहा है, 2SO2 प्लस O2, ठीक है 2SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल 2SO3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो Kc है ना, कह रहा है कि Kc और Kp और Qp में रिलेशन हमको पूछा हुआ है, और इसमें एक चीज़ दिया है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन, है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये दिया हुआ है तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, और रिएक्शन फॉरवर्ड तभी जाता है जब Qp की वैल्यू जो होगी वो Kp से कम होगी, तो यानी कि ऑप्शन हमारा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। कह रहा है स्नो डज नॉट मेल्ट इजिली एट माउंटेन्स, ठीक है, पहाड़ों पे जो बर्फ है वो आसानी से मेल्ट नहीं होती है, ठीक है। कह रहा है डिक्रीज इन प्रेशर लीड्स टू एन इंक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर,
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो स्नो है, ठीक है, मतलब स्नो अगर मेल्ट करेगा तो यानी कि आइस मेल्ट करेगा, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड जाएगा, ठीक है। तो H2O लिक्विड, और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जो होगा फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और अगर हम लोगों को मेल्ट कराना है तो टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, आइस की डेंसिटी जो होती है बेटा वो होती है कम, ठीक है, क्योंकि इसमें केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, फिक्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसमें तो खैर चेंज होते रहता है नंबर, तो इसकी डेंसिटी जो होती है वाटर से, अरे आइस से ज़्यादा होती है, तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा ज़्यादा हो जाएगा और इसका वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाए, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर शिफ्ट होता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स, जिधर रिलेटिव वॉल्यूम कम होता है। इस केस में रिलेटिव वॉल्यूम जो है इधर कम है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। लेकिन पहाड़ों पे जो होता है वो सी लेवल से प्रेशर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। आप जाते हो पहाड़ों पे, आपकी सांस फूलने लगती है क्योंकि प्रेशर कम होता है। तो जो ग्लेशियर होते हैं वो इतनी आसानी से क्यों नहीं पिघलते हैं, क्योंकि रीज़न उसका ये है कि प्रेशर आपको क्या हो गया, कम हो गया। तो प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर कम होने से रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा, तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए क्या करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, यानी कि उसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम प्रेशर जो होगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और इसी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, तो आसानी से मेल्ट नहीं करता, ये बात सच है। और इसका रीज़न है कि प्रेशर जो है डिक्रीज होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है इंक्रीज हो जाता है। तो इस केस से हम लोग कह सकते हैं कि असर्शन सही है, रीज़न सही है, एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इसमें क्या बोला जा रहा है कि PCl5 गैस रिवर्सिबल, ठीक है, यहाँ पे गैस होगा एक्चुअली, ठीक है, PCl5 गैस रिवर्सिबल, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अच्छा, गैस नहीं भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आफ्टर इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, ये आफ्टर डिसोसिएशन। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि जो फाइनल प्रेशर, अगर इसका हम लोगों को वॉल्यूम कांस्टेंट मानते हैं बेटा, तो PV बराबर nRT से अगर हम लोग देखते हैं, टेम्परेचर तो नहीं कुछ दिया रहेगा तो कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम एक रिजिड कंटेनर में होगा तो कांस्टेंट होगा, R जो है हमारा फिक्स है तो P प्रोपोर्शनल टू N होगा। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो कह रहा है कि फाइनल प्रेशर इज मोर देन इनिशियल प्रेशर, तो प्रेशर अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो फाइनल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि डेल्टा Ng बढ़ रहा है और यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है प्रोडक्ट साइड में, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे पूछा है द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन इन प्रोपीन। प्रोपीन क्या होता है, प्रोपीन होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही प्रोपीन है। तो पूछा इसमें कितना हाइपर कॉन्जुगेटिव कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप बोलेंगे ये क्या है, अल्फा। तो अल्फा में कितने हाइड्रोजन है बताओ, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतने ही आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3। तो 3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, आई होप आपसे ये बन गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे पूछा है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो आपसे पूछा एरोमेटिक कौन है, तो बताओ ये एरोमेटिक है क्या। एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, है ना। तो ये प्लेनर है क्या, नहीं, ये कैसा है sp3 है, तो यहाँ पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं, और जब पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। सेम इस क्वेश्चन में भी आपके पास वही है, यहाँ पर क्या है, ये sp3 है, तो पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होगा नहीं, इतना ही कॉन्जुगेशन है, तो क्या बोलेंगे कि साइक्लिक तो है, कॉन्जुगेटेड तो है, लेकिन प्लेनर नहीं है, इस वजह से ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। देन आपके पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा, और इधर डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इस पर 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो 2 है, लेकिन कॉन्जुगेशन में कौन जाएगा, एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो आप क्या बोलोगे, ये टूटेगा, तो टूटेगा तो क्या होगा, देखो इसको मैं ऐसे चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। क्वासी एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पर O पे क्या है माइनस, इस पे क्या है प्लस, इस तरीके से आपको सोचना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। तो आप क्या बोलोगे, देखो पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, और पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होने के साथ साथ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये कैसा है, एरोमेटिक है। कैसा है, एरोमेटिक है। दोनों लोन पेयर मत काउंट कर लेना, एक लोकलाइज्ड होता है और एक डीलोकलाइज्ड होता है। तो जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है सिर्फ उसको ही हम लोग काउंट करते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर में, है ना। तो कोई एक लोन पेयर ही रेजोनेंस में जाता है क्योंकि वही लोब पैरेलल होता है, क्योंकि जो लोब पैरेलल
पैरेलल होता है वही रेजोनेंस करता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये कैसा है, एरोमेटिक। लास्ट वाले में भी वही सेम फंडा है कि आपके पास यहाँ रिंग में रेजोनेंस ही नहीं है, और रेजोनेंस नहीं है तो ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। इसलिए इसका आंसर जो है करेक्ट ऑप्शन, वो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा आपसे मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR इफेक्ट। बच्चों को बहुत मिथ होता है, SIR इफेक्ट उनको लगता है सिर्फ बेंजोइक एसिड में दिखता है, ऐसा नहीं है। बेंजोइक एसिड में दिखता है क्योंकि वहाँ पर होता है इसलिए दिखता है, कहीं भी लग सकता है SIR। SIR का मतलब क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, यानी जहाँ भी बल्कीनेस की वजह से, बल्की ग्रुप के लगने की वजह से रेजोनेंस रुक जाए उसको बोलेंगे हम लोग SIR इफेक्ट। तो कहाँ पे लगने से रुक जाएगा और क्यों रुक जाएगा, जरा देखो। इसमें अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो आंसर साफ साफ दिख रहा है मुझे कि ऑर्थो पोजीशन पे आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। क्यों होता है वो जरा समझो आप, कि अगर मैंने यहाँ पर N लगाया और यहाँ 2 ग्रुप है यानी मिथाइल मिथाइल है, और यहाँ भी आपके पास मिथाइल मिथाइल है, तो इसकी वजह से और इसकी वजह से इस पे रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो इस रिपल्शन को कम करने के लिए क्या करेगा, अभी इस पे लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और इन सब की यहाँ पर बेंजीन में जो ये वाला बेंजीन रिंग है, तो इस नाइट्रोजन से और ये एटम ये एटम ये एटम ये सारे सेम प्लेन में, तो अगर ये सेम प्लेन में हैं तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन जैसे ही रिपल्शन होगा, इस रिपल्शन को कम करने के लिए ये क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड है तो ये यहाँ से ऐसे घूम जाएगा, और अगर ये घूम जाएगा तो क्या होगा, आधा रिंग कहाँ जाएगा, प्लेन के बाहर, आधा रिंग कहाँ जाएगा, इस तरह से प्लेन के बाहर आ जाएगा, और आधा रिंग कहाँ जाएगा, ऐसा प्लेन के अंदर आ जाएगा। तो बताओ अब क्या दोनों सेम प्लेन में रहा, नहीं रहा, और अगर दोनों सेम प्लेन में नहीं रहा, ये एटम और ये एटम सेम प्लेन में नहीं रहा, तो ये जो है ये अब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी इस बल्कि ग्रुप की लगने की वजह से ये घूम गया, और ये घूमने की वजह से क्या हुआ, अब लोन पेयर इसमें पार्टिसिपेट रेजोनेंस में नहीं कर रहा है। तो बताओ इसी को तो बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, SIR इफेक्ट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसलिए 3 डिग्री वाले में या 2 डिग्री अगर आपके पास दिया हुआ है अमाइन, ठीक है ना, एरोमेटिक मतलब बेंजीन के साथ, तो वहाँ भी आपके पास क्या लगता है, SIR लगता है, ठीक है ना। तो इसके वजह से बेसिक स्ट्रेंथ का फंडा यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, क्योंकि पहले कॉन्जुगेशन में जब था तो अवेलेबिलिटी कम थी, लेकिन जैसे ही SIR लगता है इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो आपसे यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ तो पूछा नहीं था, आपसे सिंपल पूछा था किसमें SIR लगेगा, है ना। तो SIR किस में लगेगा, तो आपके पास SIR सबसे ज़्यादा किस में लगेगा, जहाँ रिपल्सन सबसे ज़्यादा है, और रिपल्सन कहाँ ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। तो 73 क्या बोला जा रहा है, कैटलिस्ट डज नॉट इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि कैटलिस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना इक्विलिब्रियम पे ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, किसी पे प्रभाव नहीं पड़ता है। कैटलिस्ट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस, ठीक है। तो कैटलिस्ट अगर हम लोग किसी रिएक्शन में मिलाते हैं, ठीक है, तो ये सपोज KF है, ये KB है, तो KC बराबर क्या होता है, KF अपॉन KB, ठीक है। तो अगर हम लोग कैटलिस्ट इसमें ऐड करते हैं तो ये क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ाता है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को भी इक्वल एक्सटेंट से बढ़ाता है। तो KF भी बढ़ेगा और KB भी बढ़ेगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो रेशियो जो होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। तो रेशियो जब फिक्स हो जाएगा तो KC की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी, तो KC भी नहीं बदलेगा। तो इसका रीज़न ये है कैटलिस्ट नहीं प्रभाव डालता है, सबसे ये तो स्टेटमेंट हो गया, और इसका रीज़न जो है आपका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट को बढ़ाता है, ठीक है। तो इस वजह से इन्फ्लुएंस बढ़ाता है या घटाता है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट कुछ भी ले सकते हैं। तो रीज़न हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। ये क्वेश्चन हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम का है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो है डाइप्रोटिक हमारा एसिड है H2S, इसको डिसोसिएट करेंगे बेटा, एक साथ डिसोसिएट नहीं होगा, तो ये H+ और H+- में, ठीक है। इसको वैसे तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे इस डेटा पर तो आपसे सवाल बन जाएगा, बट ये है कि इसमें जो है इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया था, तो आपसे ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका सवाल है K1 दिया हुआ है 10⁻⁷, ठीक है। और फिर से जो HS- है डिसोसिएट होकर के H+ और H+- सॉरी यहाँ पे यहाँ पे HS- बनेगा और HS- टूट करके H+- बनेगा। इसका K2 जो होगा वो 10⁻14 हो जाएगा, ठीक है। T बराबर 0 में C
0 0, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे बनेगा। T बराबर इक्विलिब्रियम में C माइनस सी अल्फा 1, सी अल्फा 1, सी अल्फा 1, सी अल्फा 1 जो है फिर से टूट जाएगा, सी अल्फा 1 अल्फा 2, सी अल्फा 1 अल्फा 2 और सी अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है। और ये जो कॉमन आयन है वो ऐड हो जाएगा सी अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है, यह सी अल्फा 1 इसमें जुड़ जाएगा। तो जो एक्चुअली नेट H प्लस होगा, अल्फा 1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी अल्फा 2 से, क्योंकि K1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी K2 से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें हम लोग ये मान के चलेंगे अप्रॉक्सीमेशन 1 माइनस अल्फा 1 को 1 ले लेंगे और 1 माइनस अल्फा 2 को भी 1 ले लेंगे, ठीक है, और 1 प्लस अल्फा 2 को भी 1 ले लेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली नेट H प्लस जो होता है, तो नेट H प्लस जो होगा वो मैंने आपको की पॉइंट्स बताया था, अप्रॉक्सीमेटली सी अल्फा 1 होगा, क्योंकि सी अल्फा 1 प्लस सी अल्फा 1 अल्फा 2 अगर हम लोग लेते हैं तो सी अल्फा 1 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा 2 हो जाएगा। इसको मैंने बोला कि 1 ले लो आप पूरा एक्सप्रेशन को, तो ये अप्रॉक्सीमेटली सी अल्फा 1 आ जाएगा। अल्फा 1 निकालने के लिए इसका मतलब ये मोनोप्रोटिक की तरह हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अगर मोनोप्रोटिक की तरह इसको कंसिडर करेंगे तो अल्फा 1 बराबर जो होगा वो रूट K1/C हो जाएगा, ठीक है। K1 कितना है 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई C कितना है 0.1, 10⁻⁶, 10⁻⁶ का रूट कितना होगा 10⁻3, ठीक है। अल्फा 1 ही आ गया। अब इसके लिए रिलेशन ये बताया था K1/K2 बराबर अल्फा 1/अल्फा 2, ठीक है। तो अल्फा 1 K2 कितना है, K1 कितना है 10⁻⁷, K2 कितना है 10⁻14, अल्फा 1 कितना है 10⁻3, अल्फा 2 हमको निकालना है, तो अल्फा 2 कितना आएगा 10⁻10। तो जो S डबल माइनस कंसंट्रेशन है बेटा वो हो जाएगा C अल्फा 1 अल्फा 2, C कितना है 10⁻1, अल्फा 1 10⁻3, अल्फा 2 जो है 10⁻10, ये आएगा 10⁻14 मोलर। दिस इज अवर आंसर। बट भले बहुत कम है लेकिन कैलकुलेट करने में आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन अवर बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये बेटा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आदत में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। एनसीईआरटी में डाइप्रोटिक पॉलीप्रोटिक का सवाल दिया हुआ है और मिक्सचर का भी दिया हुआ है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोले जा रहा है कि पीएच ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, 5 HCl का दिया है 5, कह रहा है सीसी ऑफ दिस सॉल्यूशन, सीसी मतलब 1 सीसी दिया हुआ, जैसे नॉर्मल लिखा जाता है तो 1 नॉर्मल, वैसे सीसी लिखा जाता है, इसका मतलब 1 सीसी। 1 भी लिख सकता है सवाल में और नहीं भी लिख सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 1 सीसी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1000 टाइम, द पीएच विल बिकम। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको पीएच दिया है कितना 5, तो H प्लस कितना निकाल हो जाएगा बेटा 10⁻⁻5, ठीक है। इसको आप C1 ले लीजिए, ठीक है, मोलैरिटी मान लेते हैं या इसको वॉल्यूम कह रहा है कि 1 ml लेना है इसका, और फिर इसको 1000 टाइम्स को डाइल्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग डाइल्यूशन कर देंगे बेटा, ठीक है, तो डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो आ जाएगा आपका 1000 ml। तो C2 कितना आएगा, ठीक है, तो C1V1 बराबर C2V2, C1 कितना है 10⁻⁵, C2 कितना है, अरे V1 कितना है 1 और C2 कितना है 10, C2 हमको निकालना है, ठीक है, C2 हमको निकालना है, C2 इंटू 1000, तो C2 कितना आएगा 10⁻⁻8 मोलर। तो यही हमारा H प्लस के बराबर आ जाएगा कंसंट्रेशन। और अगर इतना कम H प्लस आता है तो इसका मतलब कि H प्लस नेट जो होगा उसमें हमको वाटर को भी लेकर के चलना पड़ेगा। तो H प्लस कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस H प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड। तो ये हो जाएगा आपका ये अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर 1.05 इंटू 10⁻⁷ आएगा, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर 10⁻⁷ ले लेंगे, तो 10⁻⁷ ले लेंगे और ये 10⁻8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.1। हाँ, तो आप कर सकते हो 1.1, लेकिन वो आपका राउंड ऑफ में आंसर मैच करेगा बेटा, ठीक है। बट एग्जैक्टली जो है वो सॉल्व अलग तरीके से करते हैं, उसको आपको यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपको ऑप्शन मैच कराना है तो ऑप्शन 8 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। और कितना भी आप डाइल्यूट कर लो, इतना बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दोगे तो आपको सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा, तो पानी ही पानी नज़र आएगा तो उसमें क्या होगा 7 हो सकता है, तो 7 तो आंसर दिया नहीं है, ठीक है। लेस देन 7 पक्की बात है, होने वाला है, ठीक है, क्योंकि अगर इसका आप पीएच निकालोगे तो ये आएगा 7 माइनस लॉग 1.05, तो इसका आंसर आएगा 6.97 आएगा, ठीक है। लेस देन 7, 5 नहीं हो सकता है, ठीक है, 8 नहीं हो सकता है, 7 से कम ही होगा, थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इंडक्टिव मेसोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो इतना तो पता है आपको कि हर जगह इंडक्टिव तो लगेगा। तो अगर आप CH3Cl की बात करोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप इसके रेस्पेक्ट में बात करोगे तो ये -I लगा रहा है, और अगर आप इसके रेस्पेक्ट में बात करोगे तो ये +I लगा रहा है। तो ये इंडक्टिव लग रहा है सिर्फ इसमें, है ना। जबकि अगर आप CH3CH डबल बॉन्ड CH2 की बात करोगे तो फिर यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है तो क्या लगा रहा होगा +H, और यहाँ पर -I और +I तो लग रहा है। अगर आप इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में बात करोगे, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा विड्रॉइंग ग्रुप, और इसके रेस्पेक्ट में बात करोगे तो ये कैसा होगा डोनेटिंग ग्रुप, है ना। तो इसलिए आपके पास यहाँ पर क्या है इंडक्टिव भी है, यहाँ पर क्या है इंडक्टिव भी है, लेकिन क्या रेजोनेंस है क्या, नहीं रेजोनेंस तो नहीं है। तो आप बोलोगे हाइपर कॉन्जुगेशन तो है, इंडक्टिव तो है, लेकिन रेजोनेंस नहीं है ना। अब अगर हम लोग थर्ड ऑप्शन में जाएं तो आप जाओगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3। तो अगर आप इसमें देखोगे तो इंडक्टिव तो लग ही रहा है, जैसे आप CH3 के रिस्पेक्ट में देखोगे तो डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो कार्बन से ऑक्सीजन से खींच रहा है। तो किसी भी दो एटम के बीच आप इंडक्टिव इफेक्ट देख ही सकते हो आराम से, है ना। यहाँ भी CH3 डोनेट कर रहा है, मतलब कहीं हर जगह इंडक्टिव तो होगा ही होगा, चाहे +I होगा या तो -I होगा, है ना। तो इंडक्टिव तो है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज रेजोनेंस है, देखो डबल सिंगल डबल, अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ जाए तो ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, यानी रेजोनेंस भी है। और इस डबल बॉन्ड के साथ ये अल्फा कार्बन है तो इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, यानी इंडक्टिव भी है क्योंकि इंडक्टिव तो होता ही है, और दूसरा क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन भी है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है, और क्या है आपके पास आप रेजोनेंस भी है। तो इसमें तीनों ही इफेक्ट दिख रहे हैं। आप लोग सर लास्ट वाला अगर आप देखोगे तो इंडक्टिव तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, इंडक्टिव हमेशा ही लग रहा होता है ना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो इंडक्टिव लगेगा। अगर देखोगे आप तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपके पास प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, इस वजह से ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आप क्या बोलोगे किसमें तीनों चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें इंडक्टिव भी है, इसमें रेजोनेंस भी है, और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 77। आपसे पूछा है कि इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन किस तरीके से होगा। आपको दिया है CH2 डबल बॉन्ड C CH3 C CH3 CH3, और यहाँ पर दिया है CH+, और इधर दिया आपके पास CH CH3 और CH3। तो आपको देखना है कि किधर शिफ्टिंग होगी। अब अगर आप देखोगे तो हम लोग क्या सीखते हैं कि शिफ्टिंग उधर होती है जहाँ स्टेबिलिटी क्या होगी ज़्यादा होगी, है ना। अदरवाइज शिफ्टिंग पॉसिबल ही नहीं है। अगर सेम स्टेबिलिटी है या स्टेबिलिटी कम हो रही है या बराबर भी है तो शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होगी। कब होगी, जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो प्लस इधर आ जाए, और अगर प्लस इधर आया तो क्या होगा बताओ, इसके पास जो सिर्फ क्या होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन अगर ये प्लस यहाँ से यहाँ आ जाए तो क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन जो हो रहा है वो तो होगा ही, लेकिन साथ साथ क्या होना स्टार्ट हो जाएगा रेजोनेंस। और अगर रेजोनेंस होना स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा डोमिनेट कौन करता है, रेजोनेंस करता है। यानी इसकी शिफ्टिंग इधर होगी। अब कौन शिफ्ट करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या है यहाँ पर मिथाइल और क्या है यहाँ पर मिथाइल, तो कौन शिफ्ट हो जाएगा, अल्काइल शिफ्ट कर देंगे, यानी मिथाइल शिफ्ट कर देंगे। तो कोई एक मिथाइल उठाकर इसको उठा के यहाँ लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ, CH2 डबल बॉन्ड C CH3, और इस पे क्या आ जाएगा आपके पास C पे पॉजिटिव, है ना। और यहाँ क्या आ गया CH3 था ही, देखो एक CH3 रहने दिया। तो आप अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं ऐसा कर देता हूँ, देखो आप बोलोगे सर नीचे वाला आपने हटाया ऊपर जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस पे प्लस आ गया, इस पे कौन आ गया, CH3 था रहने दिया, और इस CH पे ये CH3 उठा के यहाँ लगा दिया। तो कौन सी शिफ्टिंग हो गई, मिथाइल शिफ्ट। कौन शिफ्ट हो गई, मिथाइल शिफ्ट। और इसके मिथाइल के शिफ्ट होने से अब जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है बताओ, इस पे CH3 आया, फिर इस CH पे क्या है CH3 है, और CH3 जो पहले से ही था। तो था इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पहले वाले से क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। एक तो अल्फा हाइड्रोजन बढ़ चुका है 3, एक 4 अल्फा हाइड्रोजन। दूसरी चीज़ रेजोनेंस, सबसे फायदा तो रेजोनेंस का है। इस वजह से आप क्या बोलोगे कि यही आपका क्या हो रहा है, मोस्ट स्टेबल बन रहा है। तो ये वाला आंसर ढूंढ लेते हैं हम लोग, इसमें CH2 डबल बॉन्ड C CH3 हो, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 हो, उसके बाद C पे प्लस हो CH3 हो, CH CH3 हो, CH CH3 CH3 हो। तो यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप शिफ्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि स्टेबल हो चुका है। अब यहाँ से यहाँ आएगा तो रेजोनेंस खत्म हो जाएगा, तो शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में आपसे पूछा है कि एक
मॉलिक्यूल दिया है और उसमें 2 मोल NaSCO3 डाल रहा है, पूछ रहा प्रोडक्ट क्या होगा। तो सिंपल आपसे ये पूछना चाह रहा है कि कौन कौन है जो NaSCO3 के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या कराओ, एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करा के देख लो। जब आप एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से बन जाएगा NaCl और प्लस क्या मिलेगा H2CO3। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसके कंपैरिजन में ये कैसा है, वीक एसिड है। तो वही रिएक्शन फिजिबल होते हैं जो कहाँ से कहाँ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड में जाते हैं। कहाँ से कहाँ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से कहाँ जाते हैं, वीक एसिड में जाते हैं। तो ये आपका रेफरेंस हो गया, ये क्या हो गया, आपका रेफरेंस हो गया। कार्बोनिक एसिड बन रहा है, यानी कि ये जिसके साथ भी रिएक्शन करेगा उसमें कार्बोनिक एसिड मिलेगा। तो वो कार्बोनिक एसिड से जो भी स्ट्रॉन्गर होगा वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर कौन होता है, तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और कौन होता है, सल्फोनिक एसिड होता है। फिनोलिक वाला पार्ट थोड़ी ना होता है, फिनोल तो क्या होता है, कार्बोनिक एसिड से कम एसिडिक होता है ना, क्योंकि कार्बोनिक एसिड में इक्विवेलेंट एसिडिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं और आपके पास फिनॉल में नहीं बनते हैं। इस वजह से क्या होगा, फिनॉल के साथ रिएक्शन नहीं देगा और बाकी दोनों के साथ देगा। तो क्या होगा, यहाँ से H+ हट जाएगा, यहाँ से H+ हट जाएगा और दोनों पे Na+ आ जाएगा। तो हम लोग ढूंढेंगे जिसमें इन दोनों के साथ रिएक्शन हुआ होगा वही आंसर होगा। तो आप क्या बोलोगे, इन दोनों के साथ किस में है सर, यहाँ तो OH के साथ करा दिया, नहीं होगा, यहाँ भी OH के साथ करा दिया, नहीं होगा, यहाँ भी OH के साथ करा दिया, नहीं होगा, CONA और SO3Na। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोला जा रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज 10⁻⁵। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इट्स रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो मान लेते हैं वीक एसिड मान लेते हैं Ha। तो इसका रिएक्शन, अगर इसका K दिया हुआ है सवाल में हमको 10⁻⁵, इसका रिएक्शन का इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, जब हम लोग किसी Ha का रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो ये आपका बन जाएगा Na प्लस H2O। इसका एक्चुअली ये एक रिएक्शन, एक तरीके का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया और इसका हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए अगर इस रिएक्शन को उल्टा करके देखें बेटा, तो इस रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा Na प्लस H2O। ठीक है, ये हो जाएगा आपका Ha प्लस, सपोज ये हमको Kn हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो Ha प्लस NaOH, तो अगर Na प्लस OH माइनस है, ठीक है, Na प्लस A माइनस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कटा दीजिए, A माइनस प्लस H2O, ये एक्चुअली रिवर्सिबल हो जाएगा Ha प्लस OH माइनस। तो ये एक तरीके से हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट जैसा हो गया। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो गया। अब ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो गया, इसके लिए हमको फाइंड करना होगा KH। तो KH निकाल लेंगे, इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा Kn। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब इनवर्सली ऑफ KH। तो ये हमको Kn फाइंड करने के लिए KH फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में ये आपका वीक एसिड में एनायन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो KH इंटू Ka बराबर KW होता है। तो KW बराबर कितना हो जाएगा, KH बराबर कितना हो जाएगा, KH बराबर हो जाएगा 10⁻14 डिवाइडेड बाई KH, K कितना है 10⁻5, कितना हो जाएगा 10⁻9। 10⁻9 हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट आया, इसका उल्टा कर दीजिए बेटा तो न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट आ जाएगा Kn 10⁻+9। 10⁻+9 यानी कि ऑप्शन हमारा डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, 80 क्या बोल रहा है, विच वी विल हैव pH क्लोजर टू 1। ठीक है, विच विल हैव pH क्लोजर टू 1 का मतलब ये है कि pH 1 के आसपास आना चाहिए H+ कंसंट्रेशन। pH अगर 1 आएगा बेटा तो H+ जो नेट होगा वो आएगा 10⁻⁻1 मोलर के आसपास आना चाहिए। तो इसका मतलब अब एक बार हमको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन लिख के। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो इसका देखो, आपको क्या करना है, एसिड और बेस का जब भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, एसिड और बेस के रिएक्शन कराने में हम लोग ये करते हैं कि नेट H+ अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि हो सकता है कोई डाईप्रोटिक एसिड आ सकता है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के पहले ये चेक करो कि किसमें एसिड ज़्यादा है, एसिड का मिलीमोल्स ज़्यादा होना चाहिए तभी pH क्लोज टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ 100 इंटू 1/10 ये हो जाएगा कितना 10 और ये भी 10। तो ये तो बेटा नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ए ऑप्शन में क्या हो रहा है, दोनों बराबर हो जा रहा है, न्यूट्रल सॉल्ट हो जा रहा है ना। इसमें 5.5 4.5, हाँ, तो ये बी ऑप्शन को एक कंसिडर किया जा सकता है। इसके बाद इसको देख लेते हैं, डन, ये हो जाएगा आपका C 10 ml 1/10। तो
तो ये हो जाएगा 1 मिलीमोल्स, और यहाँ पर बेस ज़्यादा है, ठीक है, 9 मिली इक्विवेलेंट या 9 मिली मोल्स, ठीक है। तो सी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। डी ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, तो ये आपका 15, 25, तो ये भी हो सकता है, इसको कंसिडर किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन में एक बार नेट H प्लस निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन में नेट H प्लस कितना आएगा, 555 इंटू 1/10 माइनस 45 इंटू 1/10 अपॉन 55 प्लस 45, ये आएगा 5.5 माइनस 4.5 अपॉन 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/100 10⁻²। तो इसका pH तो 2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक बार अगर चेक करेंगे हम लोग, तो चेक कर लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चेक करेंगे कैसे, नेट H प्लस कितना आएगा बेटा, 75 इंटू 1/5 माइनस हो जाएगा 25 इंटू 1/5 अपॉन 75 प्लस 25, तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 10/100 दैट इज़ 1/10। pH जो आएगा वो 1 आएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है हमारा एसिड का और बेस का माइनस करने पर 10⁻1 आ रहा है, ठीक है, pH 1 आ जाएगा। चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या बोला जा रहा है, विच विल एक्ट एज अ बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन के लिए आपने पढ़ा है कि एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड इन अनइक्वल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन ए देख लेते हैं बेटा, है ना, वीक एसिड होना चाहिए, वीक एसिड या वीक बेस, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में क्या है, दोनों एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, नहीं होगा, ठीक है, वीक वाला पार्ट होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन में जो है मिली इक्विवेलेंट चेक करना पड़ेगा हमको, जैसे सोडियम एसिटिक एसिड का रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम लोग, NaOH के साथ, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम एसीटेट प्लस H2O। तो इसका मिली इक्विवेलेंट कितना है, 50 इंटू 0.2, इसका कितना है 1000 इंटू 0.1, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है, ये 10 हो जाएगा। ये लिमिटिंग रिएजेंट, ये 90 बचेगा और ये बनेगा आपका आफ्टर सम टाइम्स 10। तो मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस, ये बफर नहीं है बेटा, है ना, ये बफर नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी में देख लेते हैं एक बार हम लोग, ठीक है। ऑप्शन डी में क्या है, CH3COOH प्लस NaOH का रिएक्शन करा रहे हैं, CH3COONA प्लस H2O। तो T बराबर 0 में हमारे पास इसके मिलीमोल्स कितने हैं, 100 इंटू 0.1 10 हो गया, और इसके मिलीमोल्स 150 इंटू ये HCN दिया है, ठीक है, ये HCN मैं भी फ्लो में लिख दिया बेटा, आपको फ्लो नहीं में लिखना है, NaCN प्लस H2O, ठीक है। इसका ये वीक एसिड बेटा ना, तो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 0.1, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 0 आफ्टर सम टाइम्स लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मिली मोल्स या मिली इक्विवेलेंट जो भी है, इसका 5 मिली मोल्स बनेगा, ठीक है, सॉरी इसका 10 बनेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनेगा। तो हमको मिक्सचर में दिस प्लस दिस मिलेगा, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा सही, जिसमें हमारा वीक एसिड प्लस, है ना, उसका कॉन्जुगेट बेस का मिक्सचर बनेगा, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बने सॉल्ट का मिक्सचर, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 82 में क्या बोला जा रहा है, 0.1 m NH4OH एंड 0.01 m NH4OH। अच्छा, दोनों NH4OH है, वाओ। तो यहाँ पे 0.1 m NH4OH एंड 0.01 m NH4OH, बढ़िया सवाल है। इसमें कह रहा है कि विच इज़ स्ट्रॉन्गर बेस, वाओ, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर बेस के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, डिसोसिएशन करना पड़ेगा। तो ये आपका NH4OH दोनों में NH4 प्लस और OH माइनस, मतलब सीधी सी बात है कि जो OH माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसको वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो अब इसमें तो दोनों सेम है, लेकिन कंसंट्रेशन OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आपको अल्फ़ा बढ़ाना पड़ेगा, और अल्फ़ा बढ़ाने के लिए ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये अकॉर्डिंग टू ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, है ना, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अकॉर्डिंग टू ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन क्या होगा, अल्फ़ा, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये इन्वर्सली है बेटा, है ना, ये कंफ्यूज मत होइएगा, √C। तो C अगर हम लोग घटाएंगे तो अल्फ़ा बढ़ेगा, और अल्फ़ा बढ़ेगा तो OH माइनस बढ़ेगा, और OH माइनस बढ़ेगा क्योंकि ये C अल्फ़ा और ये भी C अल्फ़ा बनता है, तो OH माइनस बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो C किसका कम है,
सेकंड वाले का 0.01 का, ठीक है। तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये जितना कम कंसंट्रेशन होता है उतना स्ट्रॉन्गर उतना ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, उतना ही ज़्यादा वो एसिडिटी या बेसिसिटी होगी वीक वाले का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH must be removed from 1 liter of an aqueous solution to change its pH from 12 to 11। अच्छा, अगर हम लोग NaOH को रिमूव कर देंगे तो pH उसका जो है घट जाएगा, ये बोला रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में फर्स्ट केस में जो है pH कितना है, pH 1 जो है वो 12 है, तो POH 1 कितना आएगा 10, POH 1 जो होगा वो 2 हो जाएगा, तो OH माइनस कंसंट्रेशन 1 कितना आएगा 10⁻², ठीक है। pH 2 कितना है, pH 2 है 11, तो POH 2 कितना आएगा, हो जाएगा 3, ठीक है। 14 में से माइनस कर रहे हैं बेटा हम लोग, तो OH माइनस कितना हो जाएगा 10⁻³ ठीक है। अब हम लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग, ठीक है, कह रहे हैं कि इसमें 1 लीटर में से कितना माइनस करेंगे, तो ये हम लोग पहली बात तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH मस्ट बी रिमूव्ड, ठीक है, 1 लीटर है। अब यहाँ से वॉल्यूम जो है दोनों का 1 लीटर है, यहाँ पे वॉल्यूम 1 लीटर है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा 10⁻² मोल, और इसका नंबर ऑफ मोल्स N2 कितना आएगा C2 इंटू V, C2 कितना है 10⁻³ इंटू 1 10⁻³ मोल, ठीक है, 10⁻³ मोल हो जाएगा। अब अगर मान लो यहाँ पे कितना माइनस कर रहे हैं, N1 माइनस N2 का डिफरेंस अगर देखेंगे हम लोग बेटा, ठीक है, ऑब्वियसली माइनस प्लस आएगा, तो उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा, 10⁻² माइनस 10⁻³ तो ये आ गया 0.01 में से 0.001 माइनस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 0.009, यानी ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 84, है ना। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें आपको एक ऐसा मॉलिक्यूल दिख रहा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। और वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, ये क्या है, स्क्वेरिक एसिड है। तो इसको क्लास में ही बोला जाता है, आप हमेशा याद रखो कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, तो उसमें से एक कौन आता है, स्क्वेरिक एसिड। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए था कि अच्छा सबसे पहले तो कौन आएगा 1, क्योंकि स्क्वेरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। अब ये सब आपके पास बाकी एसिड्स में कंपेयर करने, तो देखो ये कार्बोनिक एसिड और ये फिनॉल। अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि कार्बोनिक एसिड और फिनॉल में कौन ज़्यादा होता है एसिडिक, तो कार्बोनिक एसिड होता है। और ये तो एसीटोन है, एसीटोन एसिडिक कहाँ होता है, तो आप क्या बोलोगे कि बहुत, मतलब इसमें आप देखोगे तो एसिडिक के कैटेगरी में भी इसको हम लोग नहीं रखते हैं ना, इतना कम एसिडिक होता है ये। तो आप क्या बोलोगे सबसे ज़्यादा कौन होगा, स्क्वेरिक एसिड, तो 1 सबसे ज़्यादा होगा। फिर फिनॉल और कार्बोनिक एसिड में ये कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा, इक्विवेलेंट RS बनाएगा, जबकि ये कैसा बनाएगा, नॉन इक्विवेलेंट बनाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर 1 के बाद कौन आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद कौन आएगा सर, 2 आएगा, और सबसे लास्ट में कौन आएगा सर, 4, क्योंकि एसीटोन कीटोन थोड़ी ना सर एसिडिक होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 1 3 2 4। अदरवाइज आप चेक करना चाहो तो आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, उसकी कंपैरिजन चेक करो और स्टेबिलिटी का, और फिर वहाँ से आप आंसर कर सकते हो। लेकिन इतना टाइम एग्जाम में थोड़ी ना मिलेगा आपको, तो आपको हमेशा आपको फैक्ट्स पे और आपको कॉन्सेप्ट पे दोनों को मर्ज करके आंसर को करना होता है, ताकि आप जल्दी से क्वेश्चन कर पाओ। तो इसलिए अगर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स जो क्लास में बताए जाते हैं अगर वो याद रहेंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को 10 सेकंड, है ना, 15 सेकंड में निपटा सकते हो। तो आपका आंसर जो है वो 1 3 2 4 हो जाएगा। तो 1 3 2 4 ऑप्शन ढूंढते हैं, 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में आपसे पूछा है कि साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन आपके पास दिया है और पूछ रहा है कि जो है वो ज़्यादा स्टेबल है किससे, एलाइल एनायन से। तो आपके पास एक ये है, ठीक है, और एक आपके पास एलाइल एनायन है। एलाइल एनायन मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो इन दोनों में से पूछा है कि भाई कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो बोल रहा है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। क्यों है भाई बहुत ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, एरोमेटिक है भाई, ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है ये, है ना, हकल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है ये। तो क्या बोलेंगे ये कैसा है, एरोमेटिक है, जबकि ये एरोमेटिक नहीं है। इसी वजह से क्या है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी असर्शन सही लिखा है। साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन इज एरोमेटिक इन कैरेक्टर, यानी इसमें
और रीज़न भी सही लिखा है, यानी असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बस आपको ये एरोमेटिक देखना आना चाहिए था। तो ये आपका असर्शन और रीज़न आपका दोनों सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्या बोला जा रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr इन वाटर, ठीक है, इज S1 in 0.01 molar, CaBr2 is S2, 0.01 molar NaBr is S3, 0.05 m AgNO3 में S4 है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ दी सॉल्युबिलिटीज। देखिए बेटा, अगर वाटर में लोगे आप तो AgBr जो है स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, वाटर में तो ये बहुत आसानी से सॉल्युबल हो जाता है, Ag प्लस और Br माइनस, ठीक है। तो KSP जो है, मतलब KSP से तो नहीं है, वाटर में ये आसानी, KSP तो दिया नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, KSP तो हमको सवाल में नहीं दिया है, ठीक है, तो KSP नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। हम लोग एक काम करते हैं, इसमें सॉल्युबिलिटी जो है पहले में क्या दिया है, प्योर वाटर में दिया है S1, ठीक है। अच्छा, अब जब हम लोग CaBr2 मिलाएंगे तो CaBr2 मिलाएंगे तो इसकी वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी वजह से आपको मिलेगा कॉमन आयन, और इसका कंसंट्रेशन अगर 0.05 है तो इसका कितना होगा, 0.01, सॉरी, इसका कंसंट्रेशन 0.01 और इसका 0.01 इंटू 2, 0.02 मोलर कंसंट्रेशन इसका मिला, इसका कंसंट्रेशन 0.02 मोलर मिला। अब अगर इसमें इसकी सॉल्युबिलिटी H2 है, अब 0.01 NaBr में अगर डिसोसिएट कर रहे हैं तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो Na प्लस और Br माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर 0.01, यहाँ पर भी 0.01, इसमें सॉल्युबिलिटी जो है S3 है, ठीक है। और उसके बाद आपसे बोल रहा है 0.05 AgNO3 को डिसोसिएट, ये भी स्ट्रॉन्ग है, सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पूछ रहा है आपसे Ag प्लस और NO3 माइनस, तो Ag प्लस का जो होगा वो हो जाएगा आपका 0.05 मोलर, ठीक है। सवाल में KSP नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है, KSP नहीं दिया है, कोई बात नहीं। KSP दिया रहता तो आप क्वांटिटेटिवली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन नहीं दिया है तो सिंपल हमको ये हमारा कॉमन आयन है, ठीक है, ये हमारा कॉमन आयन है। तो कॉमन आयन की वजह से वीक वाले का जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसका जितना ज़्यादा कॉमन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो इसमें तो सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा S1 में होगी, ठीक है, मैक्सिमम होगी, ठीक है, क्योंकि प्योर वाटर में कोई कॉमन आयन नहीं है। इसमें कॉमन आयन आया है, इसका 0.02 है, इसमें कॉमन आयन है 0.01 है, इसका 0.05 है, तो सबसे ज़्यादा 0.05 में कम होगा, 0.01 में सबसे कॉमन आयन में 0.01 थोड़ा सा कम है तो इसमें सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसमें क्या होगा, उसके बाद S3 ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद S3 के बाद यहाँ पर कम है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा S2, फिर उसके बाद लास्ट में हमारा ये हो जाएगा S4, इसमें S4 है तो S1 S3 S2 S4, S1 S3, ठीक है, S2 S4, ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। कह रहे pH ऑफ 0.1 m अमोनियम ऑक्सलेट, ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, अमोनियम ऑक्सलेट, इसका मतलब ये सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो इसका pH का फॉर्मूला होता है 7 + 1/2 pKa - pKb। अब आप बोलोगे सर pKa नहीं दिया है ना pKb दिया है, pH तो दे दिया है, ठीक है, इसका pH शुरू में दिया है 6.8। अब इसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 10 लीटर पानी और ऐड कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन तो चेंज हो जाएगा बेटा, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले में आप देखो pH के फॉर्मूले में कहीं भी कंसंट्रेशन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कंसंट्रेशन चाहे तुम कुछ भी कर लो, इसका pH चेंज नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि कंसंट्रेशन का क्या रोल है, इसमें कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है, तो ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि pH चेंज नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी आप सोचोगे कि एक तरीके का ये सिंपल बफर है और बफर में डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि इट इज़ काइंड ऑफ सिंपल बफर, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वन कंपोनेंट, ठीक है, तो इसके डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अमाउंट ऑफ अमोनियम सल्फेट टू बी एडेड इन 500 ml ऑफ NH4OH 0.01 MnH4OH, पीके दिया हुआ है, NH4 प्लस का दिया हुआ है,
टू प्रिपेयर अ बफर ऑफ 8 अच्छा ये जो है ना देखिए NH4OH प्लस NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है, ये जो है आपका एक बेसिक बफर है, ठीक है। तो बेसिक बफर का POH का फॉर्मूला होता है PKB प्लस लॉग सॉल्ट, यानी कि मिलीमोल्स लिख सकते हैं इसको, मिलीमोल्स ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन मिलीमोल्स ऑफ, क्योंकि यहाँ पे मोलरिटी वॉल्यूम दिया है तो मिलीमोल्स लिखेंगे, मिलीमोल्स ऑफ बेस, ठीक है। तो इसका मतलब जो है POH जो है, POH का कितना, POH तो नहीं दिया सवाल में, pH दिया है, ठीक है। ये फॉर्मूला POH से डील करेंगे हम लोग। तो pH कितना है 8.26, तो POH कितना आएगा 14 माइनस 8.26 कितना आएगा बच्चे, ये आएगा आपका 5.74, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 5.74 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें एक PKB नहीं दिया है, PKA दिया हुआ है, तो PKA लेकिन NH4 प्लस का दिया है, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि हाँ, तो PKA NH4 प्लस का दिया है, तो PK ऑफ NH4 प्लस प्लस PKB ऑफ NH4OH बराबर PKW, ये हमारा K इंटू KB बराबर KW से आया है। अगर किसी भी बेस का KB लिखें, उसके कॉन्जुगेट एसिड का अगर K लिखते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा KW के बराबर होगा, तो PK प्लस PKB, तो PKB NH4OH ही चाहिए हमको सवाल में। तो ये मिल जाएगा बच्चे कितना, इसकी वैल्यू तो ऑब्वियसली 14 ही होगी, ठीक है। तो 14 नहीं कुछ दिया, तो यहाँ पर 9.26, तो यह आएगा 4.74। अब रख देते हैं बेटा, POH की वैल्यू है 5.74, ठीक है, 5.74 बराबर 4.74 प्लस लॉग मिलीमोल्स हमको बताना है, ठीक है, मिलीमोल्स बताना है, N मान लेते हैं, ठीक है, और या मोल्स ही बताना है, तो चलिए मोल्स ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मिलीमोल्स नहीं रखेंगे, एक काम करते हैं, नहीं तो मिलीमोल्स रखने से ही फायदा होगा, नहीं तो फिर कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे N बराबर, यहाँ N मिलीमोल्स, ठीक है, N ऑफ NH4OH, NH4 प्लस ऐसे लिख रहा हूँ, N ऑफ NH4 प्लस, बट मिलीमोल्स लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पे 500 इंटू 0.01 यानी 5 आएगा। ये बेटा आएगा 5.74 में से 4.74 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 बराबर लॉग मिलीमोल्स ऑफ NH4 प्लस, ठीक है, अपॉन मिलीमोल्स मतलब ये 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग कितने की वैल्यू 1 होती है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो N ऑफ NH4 प्लस अपॉन 5 बराबर 10, ठीक है, बराबर 10, ठीक है। तो N ऑफ NH4 प्लस कितना आएगा 50 मिलीमोल्स, तो 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल बनेगा, यानी 0.05, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें POH का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से PH PH दिया है, POH निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 4.74 ये दिया हुआ, यहाँ से PKB निकालेंगे। ये फार्मूला हमारा K इंटू KB बराबर KW वाले फार्मूले से आया है, वहाँ से PK दिया था, PK दिया था कॉन्जुगेट एसिड का, PKB हमको चाहिए था, है ना, बेस का, तो वहाँ से हम लोग निकाल करके सॉल्व करेंगे, तो इसका मिलीमोल्स आ जाएगा कितना 5 इंटू 10⁻², ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोला जा रहा है, द रेशियो ऑफ पीएच, ठीक है, कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट एंड 1 मोल ऑफ HCl सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ CH3COONA एंड 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड इन लीटर। अच्छा, इसमें अगर हम लोग CH3COONA का रिएक्शन HCl के साथ करा देंगे, ये साथ में रखेंगे तो ये तो रिएक्शन कर जाएगा, तो CH3COOH बनेगा और NaCl बनेगा। तो अगर इसका हम लोग 1 मोल और इसका भी 1 मोल लेते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 0,0, ये दोनों खत्म हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 मोल। तो ये सब 1 लीटर में ही ले रहे हैं ऑब्वियसली, तो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH जो है वो हो जाएगा 1/1 लीटर यानी कि 1 मोलर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके pH का फॉर्मूला कितना आएगा, मान लो इसको pH 1 ले लेते हैं, ठीक है, पहले केस में बोल रहा है pH 1, बाद में फिर हमको लगता है दूसरा कंपोनेंट लिया है, ठीक है, तो उसमें आपको, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है, PK माइनस log C, ये फार्मूला होता है। C की वैल्यू 1 होगी तो हो जाएगा log C 1/2, अरे 0 हो जाएगा तो 1/2 PK नहीं दिया है तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे वाले का अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COOH प्लस CH3COONA
अब ये हो गया बेटा बफर। अब बफर हो गया तो दोनों का 1 मोल दिया है, ठीक है। दोनों का अगर हम लोगों को 1 मोल दिया है तो इसका मतलब इसका pH2 अगर हम लोग लिखेंगे तो pKa, चलो दोनों तो सेम ही, इसका pKa ही लिखेंगे तो चलो बढ़िया है, प्लस log 1/1, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सिर्फ pKa हो जाएगा। तो pH1 अपॉन pH2 का रेशियो पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो 1/2 pKa अपॉन pKa, तो इसका आंसर 1/2 आएगा। 1/2 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो दो अलग अलग आपका कंपोनेंट था, उसमें आपको दोनों का पीएच निकालना था। तो इसमें क्या कंपोनेंट बन रहा है, वीक एसिड। वीक एसिड का फॉर्मूला का पीएच लिखेंगे, इसमें पीके अननोन है तो कोई बात नहीं, पीके के टर्म्स में कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड आर K1, K2 एंड K3। तो K1 ग्रेटर देन K2 होता है और K2 ग्रेटर देन K3 होता है। इसका रीज़न है कि किसी भी पॉलीप्रोटिक एसिड में जो हमारा H+ बार बार डिसोसिएट होता है, उस H+ की वजह से पहले वाले से तो ज़्यादा आता है और दूसरे वाले से जो आता है वो डिसोसिएशन जो पहले वाले से जो आता है वो ज़्यादा आता है, दूसरे वाले में तीसरे वाले में या जितने भी फर्दर डिसोसिएशन हो रहा है उसमें कॉमन आयन H+ आता है। H+ उसको क्या करता है, पहले वाले से आए हुए से उसको कंप्रेस कर देता है। लीच-एडलियस प्रिंसिपल के हिसाब से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वो डिक्रीज हो जाएगा फर्दर डिसोसिएशन का, तो इसलिए डिसोसिएशन कांस्टेंट भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या पूछा है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट का ऑर्डर होता है, सही है, ठीक है। कह रहा है कि H+ फर्निश्ड इन फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन एक्सर्ट कॉमन आयन इफेक्ट टू रिड्यूस, ये भी सही है, एंड सो ऑन। फर्दर वाले को क्या करता है, वो डिक्रीज करता है, ठीक है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, पहले वाले से आए हुए। तो इसका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, ठीक है, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर जो होगा वो ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये ए का मतलब असर्शन होता है यहाँ पे। चलिए उम्मीद है कि आपका पेपर जो है मिला जुला रहा होगा, ठीक है। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और आपने पेपर्स को अच्छे तरीके से बनाया होगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत वेरी इजी क्वेश्चंस भी हैं और थोड़े से मॉडरेट भी हैं और थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं। तो ये आपका मिसलेनियस जो है पेपर है, इसमें अभी तो ये आपका पार्ट टेस्ट है, बट अगर आपके फुल टेस्ट आएंगे तो उसमें 1-2 क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही जो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस वाइज होंगे। तो आपको कॉन्सेप्चुअली तैयार रहना पड़ेगा। बाकी अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो आप कितने भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ANTS में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।